हेलो पीपल, मैं हूं भरत आचार्य। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम सीखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर्स हिंदी में। यस, ये आप स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट है जो मुझे रोज आ रहे हैं। हमने सारे माइक्रो प्रोसेसर्स 8085, 8086, पेंटियम, माइक्रो कंट्रोलर्स, COA, ये सारे कोर्सेज हमारे वेबसाइट में बनाए हैं। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स उससे पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मगर रोज सालों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है बच्चों की, कोई कोई तो बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज एटलीस्ट 8085 का कोर्स हमको हिंदी में बना के दो। हमें समझने की कैपेसिटी है, इच्छा है, जुनून है ये सब्जेक्ट सीखने का, मगर भाषा की वजह से पीछे रह जाते हैं। यस, ये हमने भी देखा है, आपने भी महसूस किया है, इंडिया इतना आगे बढ़ गया है, बट मैक्सिमम डेवलपमेंट 5-6 मेजर सिटीज में हो रही है। ऐसा नहीं है कि टियर 2, टियर 3 सिटीज के स्टूडेंट्स, गांव के स्टूडेंट्स में कैपेसिटी नहीं है। जब हम उनसे बात करते हैं, बिकॉज ऑफ आवर ऑनलाइन रीच, गांव से भी सब्सक्रिप्शंस होते हैं, जब उनसे डाउट सॉल्विंग करते हैं फोन पे, उनकी बातें सुनते हैं, पता चलता है ये तो उतना ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इनफैक्ट कभी कभी चौंका देते हैं, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं उनके मन में, बट बिकॉज लैंग्वेज बैरियर की वजह से कई बार पीछे छूट जाते हैं। बहुत बच्चे सीखना चाहते हैं मगर सीख नहीं पाते। तो आपकी बात सुन के हम ये पूरा सीरीज ऑफ 8085 हिंदी में वापस रीशूट कर रहे हैं। बड़ी मेहनत लगेगी मगर करेंगे, क्योंकि मुझे पढ़ाने का जुनून है। 21 सालों से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। आशा करता हूं जितना मजा मुझे आता है पढ़ाने में, उतना ही मजा आपको भी आएगा ये सब्जेक्ट पढ़ने में। एक बार दोबारा मेरे साथ हिंदी में। जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और जिनको हिंदी प्रेफर्ड है, ये आपके लिए है। पूरा सीरीज ऑफ 8085 में कुछ 35 वीडियोस हैं जो हमने इंग्लिश में बना रखे हैं, हम सारे हिंदी में बनाएंगे। कितना टाइम लगेगा मैं बोल नहीं सकता हूं। हम रोज शूट कर रहे हैं, दिन में 2-3 वीडियो शूट होते हैं, तो लगभग 1 महीना, मे बी अर्लियर, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, वी शुड बी एबल टू फिनिश द होल कोर्स। हाँ, 1-2 लाइंस बीच में इंग्लिश में आएंगे क्योंकि आदत है, बट डोंट माइंड दैट। ये जो वीडियो है, ये है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। ये खाली 8085 वाले बच्चों के लिए नहीं है। आप 8085 पढ़ो, 8086, 386 पेंटियम, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर, कोई भी माइक्रो कंट्रोलर, 8051, आर्म, पिक, या आप COA पढ़ो, सब में एक बेसिक फाउंडेशन लगता है, एक नींव लगती है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। सबका फाउंडेशन एक ही है। मैं ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। तो ये जो इंट्रोडक्शन है, ये आपको इन सब सब्जेक्ट्स के लिए काम आएगा। इसमें हम बेसिकली सीखेंगे प्रोसेसर का काम क्या है, मेमोरी का काम क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सिस्टम बसेस का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, एंड सो ऑन। इतने सालों में जब मैं सब्जेक्ट पढ़ाया है, मैंने ये नोटिस किया है, कई बच्चों को ये सब्जेक्ट टफ लगता है जब वो पढ़ना चालू करते हैं। जब मेरे से पूछते हैं या सीनियर से बात करते हैं, म्यूपी कैसा है, सीनियर्स बोलते हैं इंजीनियरिंग का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब्जेक्ट इसलिए टफ लगता है जब फाउंडेशन सही नहीं हो, आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप बड़ी चीजें पढ़ने का ट्राई करोगे तो हर जगह पे तकलीफ आएगी, फिर सब कुछ उल्टा सीधा लगेगा। मगर आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर ये सब्जेक्ट नॉट ओनली इजी हो जाता है, बट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये मैंने इतने सालों से हमेशा फर्स्ट लेक्चर में बच्चों को बोलता हूं, ये सब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द डे आपके इंजीनियरिंग का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन के निकलेगा। और अभी तक जो रिस्पॉन्सेज मुझे मिले हैं बिल्कुल वैसे हैं। और जैसे मैंने कहा, ये 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो उसी को लेके सब इतने सालों से क्लासरूम में पढ़ाने के बाद अब जो 4 साल से हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ऑनलाइन बैचेस रख रहे हैं, तो इसका भी एक नया एक्सपीरियंस है। वो भी मैं ऐड करूंगा वीडियोस को ज्यादा क्रिस्प रखने में, और ट्राइंग टू कवर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स इन मिनिमम टाइम, सो दैट इट इज इन ट्यून विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉचिंग अ वीडियो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहली बात, माइक्रो प्रोसेसर्स, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये मेरी आदत है। कोई भी टॉपिक पढ़ाने में, आप देखोगे पूरे सब्जेक्ट में, कोई भी टॉपिक शुरू करने के पहले मैं बच्चों से ये क्लियर करता हूं कि इसका यूज क्या है, इससे हमको फायदा क्या मिलेगा। वरना क्या मतलब है, हम इतनी बढ़िया चीजें पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, सम सॉल्व करते हैं, मार्क्स लाते हैं, मगर हमको समझ में नहीं आता कि इसका यूज क्या है। बच्चे पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म कर देते हैं, उनसे सिंपल से क्वेश्चन पूछो, ट्रांजिस्टर एक्चुअली काम कहां आता है, नहीं मालूम। डायोड काम कहां, डायोड का क्या काम है, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन का क्या काम है, नहीं मालूम, मगर मार्क्स सारे हैं। फिर ऐसे थोड़ी इसको नॉलेज थोड़ी बोलते हो, तो डिग्री मिल गई, नॉलेज तो मिला ही नहीं। तो कमिंग बैक, माइक्रो प्रोसेसर्स, ये हम जो इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, इसका फायदा क्या होता है, किधर काम आते हैं? क्या माइक्रो प्रोसेसर हमारे आजू बाजू में, आप अभी जहां पे बैठे हो अपने बाजू में रूम में देखो, आपका सामने एक स्विच बोर्ड है जहां पे फैन लाइट, ट्यूबलाइट का स्विच है। क्या उसमें माइक्रो प्रोसेसर है? नहीं।
क्या फैन में माइक्रो प्रोसेसर है? नहीं। ट्यूबलाइट में है? नहीं। क्या आपको ये चीजें बनानी है इंजीनियर बन के? नहीं, आपको तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनानी है। मेरे को बताओ, लेट्स से ये रिमोट कंट्रोल, क्या ये रिमोट कंट्रोल में माइक्रो प्रोसेसर है? यस। मोबाइल फोन में है? यस। वो स्क्रीन जिसमें आप ये देख रहे हो वीडियो, मे बी मोबाइल फोन, मे बी कंप्यूटर, मे बी लैपटॉप, योर टेलीविजन, सब में माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर किधर यूज होता है? बच्चे क्लास में जब ले लेते हैं बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नहीं नहीं, मजा नहीं है, वो तो बहुत आपने सिंपल बेसिक बात बोल दी। सीडी इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें तो माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। सीडी ड्राइव में है, सीडी में नहीं है। तो माइक्रो प्रोसेसर किधर यूज होता है? माइक्रो प्रोसेसर हर उस जगह पे काम आता है जहां पे आपको एक प्रोग्राम रन करना है। बात समझ में आई? आज के बाद अपने डे टू डे लाइफ में जब आप डिवाइसेस देखते हो अपने आजू बाजू में, कोई भी डिवाइस को देखो, अगर आपको लगता है इसमें प्रोग्रामिंग हो रही है, इमीडिएटली ये बात समझ जाना इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर है। कौन से कैटेगरी का है वो डिपेंड करता है कि कितना हैवी प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, अब फैन की बात करते हैं। फैन में माइक्रो प्रोसेसर क्यों नहीं है? उसको प्रोग्राम नहीं लगता है। फैन का बटन दबाओ, फैन चालू, बटन बंद करो, फैन बंद। एट द मोस्ट रेगुलेटर है, उससे हम उसका क्या कंट्रोल करते हैं? स्पीड। स्पीड तो लेमैन की भाषा हो गई ना, हम तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, हम क्या कंट्रोल करते हैं? उसका वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। वोल्टेज कंट्रोल करने से उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, उसके वजह से उसकी रफ्तार चेंज होती है। आर यू क्लियर? बट एनीवे, इसमें प्रोग्रामिंग तो लगता नहीं है, तो माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत नहीं है। सेम गोज विद ट्यूबलाइट, ऑन एंड ऑफ, चालू बंद। बट यही अगर स्मार्ट फैन बन जाए, जो शायद आप बनाओ, आगे जाके आप अपनी खुद की कंपनी चालू करो होम इंटीग्रेशन की, आपको अगर स्मार्ट फैन बनाना है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो आप ऐप से उसको ऑन ऑफ करोगे तब उसमें प्रोसेसर लगेगा। अगर आपको उसके कंट्रोलिंग मैकेनिज्म में फैन में ना लगे, उसके कंट्रोलिंग स्विच बोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर लगेगा, जो आपका कमांड्स लेके फैन को, लाइट को ऑन ऑफ करे, मूड सेटिंग्स करे, एटसेट्रा। बच्चे बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बनाते हैं। इतने सालों में मैंने देखा है, हम पढ़ाते हैं बेसिक माइक्रो प्रोसेसर, मगर वो ज्ञान लेके बच्चों का दिमाग तो टीचर से बहुत आगे बढ़ ही जाता है, फिर वो उसको लेके आगे बढ़ते हैं। दैट्स द होल पर्पस ऑफ एजुकेशन। एनीवे, तो फैन में नहीं लगेगा, ट्यूबलाइट में नहीं लगेगा एज ऑफ नाउ, मगर रिमोट कंट्रोल, चलो इसकी बात करते हैं। क्या इसमें प्रोग्रामिंग होती है? ऑफ कोर्स। चलो अभी खुद का दिमाग लगाओ, बोलो इसमें प्रोग्रामिंग क्या होगी, क्या करना है इसको? ये तो हमको ठंडी हवा नहीं दे रहे, वो तो एसी दे रहे। इसका काम क्या है? पहला प्रोग्राम है, इसको चेक करना है कौन सा की प्रेस हुआ है। यस, वो एक प्रोग्राम है। हमारे सब्जेक्ट में वो प्रोग्राम करते हैं। 8051 में मैंने वो प्रोग्राम डाला हुआ है, मैट्रिक्स कीबोर्ड प्रोग्राम। वो लाइन बाय लाइन रोज एंड कॉलम्स चेक करके पता करता है कौन सा की आइडेंटिफाई हुआ है। तो पहले वो प्रोग्राम हुआ। फिर अगला प्रोग्राम है, जो की आइडेंटिफाई हुआ है इसके हिसाब से उसका इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले करो। जिसका भी प्रोग्राम मैंने 8051 में किया हुआ है, ये एलसीडी डिस्प्ले, तो उसमें जो हमने की प्रेस किया है उसका इंफॉर्मेशन आएगा। मैंने टेम्परेचर चेंज किया है, फैन स्पीड चेंज किया है, मोड चेंज किया है, सब इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे आएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, जो मैंने इधर मोड सिलेक्ट किया है, चेंजेस किए हैं, उसको सीरियल कम्युनिकेशन वायरलेसली एसी में भेजना, फिर उसके हिसाब से एसी अपना काम करेगा। तो क्या ये सब करने के लिए प्रोग्रामिंग लगती है? यस। अगर प्रोग्रामिंग लगती है मतलब इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर 100% होगा। माइक्रो प्रोसेसर हो, माइक्रो कंट्रोलर हो, बेसिकली दोनों एक ही किस्म के डिवाइसेस है, बस खाली फर्क है एक में मेमोरी अंदर होता है, एक में मेमोरी बाहर होता है। वो सब बातें बाद में, पहले हम बेसिक सीख रहे हैं। नाउ तो रिमोट कंट्रोल में लग गया। अब सिंपलेस्ट एग्जांपल, माइक्रो प्रोसेसर किधर यूज होता है? कंप्यूटर में। कंप्यूटर्स के लिए बनाया था, फिर देखा कि ये इतना पावरफुल है, फिर इसको मास प्रोडक्शन में यूज किया, फिर अलग अलग डिवाइसेस में आने लग गया, अब तो हर जगह पे है। अब सपोज आज आप एक ब्रांड न्यू कंप्यूटर खरीदते हो, ठीक है, अभी लेक्चर खत्म हुआ, Amazon पे गए या अपने लोकल शॉप में गए, उसको बोला सबसे बेस्ट कंप्यूटर जो है मार्केट में मेरे को वो खरीदना है। आपको उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर मिलेगा, कौन सा? इंटेल कोर i5, कोर i7, अगर आप बहुत पैसा खर्चा कर रहे हो कोर i9, अगर आप एप्पल प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो उसमें M1 प्रोसेसर जो आर्म से एप्पल ने टाइप करके बनाया। बट एनीवे, ये जो है ये लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं आज की दुनिया के। क्या हम ये पढ़ रहे हैं? नहीं, हम पढ़ाई शुरू करते हैं फ्रॉम द मोस्ट बेसिक माइक्रो प्रोसेसर 8085। किसने बनाया? इंटेल, वही कंपनी जो आज कोर i9 बना रही है, जो फॉर डेकेड्स मार्केट लीडर है। अभी तो चलो आर्म उससे आगे बढ़ने जा रहा है बिकॉज एप्पल्स अडेप्टेशन, बट एनीवे स्टिल वेरी मच लीडिंग द मार्केट इंटेल। वही कंपनी ने 8085 बनाया था लॉन्ग टाइम अगो, बिफोर एनी ऑफ अस वाज बोर्न, मेरे से भी पहले। आई एम 77 बोर्न। ये अर्ली 70s में बने हुए प्रोसेसर्स है। 8080 पहले 8000 आया था, फिर 8080, फिर जो फाइनल प्रोडक्शन रिलीज था वो 8085 था। 8085 बहुत बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है, बट
स्टिल बाय इटसेल्फ बहुत पावरफुल है। जब उसको मॉडर्न प्रोसेसर से कंपेयर करो तो लगता है बेसिक है, मगर उसको इंडिविजुअली पढ़ो और देखो उससे क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद विद इन 3 years इंटेल ने रिलीज किया 8086। इसमें आया बड़ा रेवोल्यूशन। इससे इंटेल IBM कोलैबोरेट हुए। IBM इज द कंपनी जिसने IBM PC बनाया था, द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर मॉडल जिसको हम यूज कर रहे हैं अभी तक। एनीवे, वो कोलैबोरेशन आया था 8086 के साथ। फिर माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन इन हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनना चालू हुए, मास यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स होने लग गया। पहले कंप्यूटर्स बने थे खाली कैलकुलेशन के लिए। सबसे अर्लीस्ट कंप्यूटर्स बने थे जर्मन शिप्स के कोड्स डिकोड करने के लिए। उसके ऊपर मूवीज भी बने हुए। अगर आपको इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है तो कभी देखना, बट एनीवे फोकस करते हैं। फिर उसके हर 2-3 साल में नए नए प्रोसेसर्स बनना चालू हुए, थोड़े थोड़े एडवांसमेंट। फिर बड़ा चेंज आया विद द होल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट 80386 में। मेरी खुशकिस्मती है, मैंने ये सब देखे हैं इन आवर ग्रोइंग ईयर्स। जैसे आपने स्कूल से कंप्यूटर्स देखना चालू किए, हमने भी किए थे। हमारे टाइम पे बहुत कम लोगों को इसमें इंटरेस्ट होता था कि एकदम नया फील्ड था। मुझे था। आप बोल सकते हैं पेरेंट्स का आशीर्वाद, पेरेंट्स के गाइडेंस से। उन्होंने बोला करो, मम्मी ने बोला करो, तो मैंने बोला ठीक है देख लेते हैं। फुटबॉल भी खेलता था, आपने ये भी कर दिया, और उसी से इंटरेस्ट चालू हो गया ये पढ़ने का। सो मैंने ये सब पे काम करके देखा है और हमने हर एक का एडवांसमेंट देखा है, एक एक कैसे आगे बढ़ा है। फिर 486 आया, माइनर चेंज। फिर पूरी दुनिया को शेक करने के लिए एक प्रोसेसर रिलीज हुआ 1993 में, पेंटियम 1, ग्राउंड ब्रेकिंग। उससे 3D गेम्स आना चालू हुए, एंटरटेनमेंट आना चालू हुआ, मीडिया बहुत हैवी तरीके से, मल्टीमीडिया केम इनटू कंप्यूटर्स, और फिर कंप्यूटर्स एकदम मास प्रोडक्ट बन गए। फिर एवरीवन सब इसको यूज करना चालू कर दिया, नॉट ओनली फॉर कैलकुलेशंस एंड बिजनेस पर्पसेस, इवन फॉर एंटरटेनमेंट। फिर आया पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, हर 2-3 साल में। ये मेरे कॉलेज के ईयर्स है। पेंटियम 4 रिलीज इन द ईयर 2000, that's when I graduated and I immediately started teaching. Pentium 4 ने एक बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग चीज की थी, फर्स्ट प्रोसेसर टू क्रॉस 1 GHz, 1.4 GHz पे रिलीज हुआ था। ये सब बातें आपको आगे समझ में आएंगी। फिर करते करते कोर 2 डुओ, करते करते कोर i9। ये मैंने जो सबसे सिग्निफिकेंट प्रोसेसर है उनको लिखे हैं, ऐसे तो बीच में बहुत सारे थे। अब दिस इज वेयर द वर्ल्ड हैज रीच्ड टुडे। दुनिया इधर पहुंच चुकी है और हम पढ़ने जा रहे हैं ये। तो बच्चे ये सुन के बोलते क्या सर, ये इतनी आउटडेटेड चीज पढ़ने का क्या फायदा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। आप अपना दिमाग लगाओ। ये आज के प्रोसेसर नहीं, ये आज नहीं बने सडनली, ये 40-45 साल के डेवलपमेंट के बाद बने हैं। तो अगर इनको सीखना है तो आपको पहले फंडामेंटल प्रोसेसर्स, जो बेसिक प्रोसेसर्स है, उनको बहुत अच्छी तरह से सीखना होगा, चैंपियन बनना होगा, तब आपको आगे के प्रोसेसर समझ में आएंगे। तो इसीलिए हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी बेसिक प्रोसेसर से स्टार्ट करते हैं। कोई 8085, कोई 8086, कोई 8051, बट इन्हीं से शुरुआत होती है। ऑल्सो जैसे मैंने कहा, बाय देमसेल्व्स ये बहुत पावरफुल है। जब आप जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं हम यूजिंग दीज बेसिक प्रोसेसर्स। ये कहाँ काम आते हैं, आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये मत सोच रहे ऑब्सोलीट हो गए, किधर काम नहीं आते, ये सब काम आते हैं। बता दो आपको। अब आप ट्रैफिक लाइट के बारे में सोचो, रोज देख रहे हो ट्रैफिक लाइट, बचपन से रोज उसको लेमैन की तरह देख रहे हो, आज से उसको इंजीनियर की तरह देखो हर चीज को, तब आप इंजीनियर बनते हो। ऐसे एक जिस दिन डिग्री मिलेगा उस दिन सडनली इंजीनियर नहीं बनते हैं, वो ये प्रोसेस में इंजीनियर बनते हैं। जब आप इंजीनियर की तरह सोचना चालू करते हो, कोई डिवाइस देख लिया, इमीडिएटली पूरा उसका सार आ जाना चाहिए मन में, ये कैसे काम कर रहा है, इसमें क्या प्रोग्रामिंग लगेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो सब्जेक्ट सीखते सीखते आते हैं ना। अगर आप ट्रैफिक लाइट को देखो, क्या उसमें प्रोग्राम है? यस। उसको क्या करना है? रेड शो करना है, ग्रीन शो करना है, येलो शो करना है, और उसको लूप में डालना है, बीच में छोटा छोटा डीले रख के। डीले क्योंकि रेड के बाद थोड़ी देर रुकना चाहिए, नहीं तो चलते जाएगा तो डिस्को लाइट बन जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो रेड, येलो, ग्रीन विद अ डीले इन अ लूप, ये है उसका प्रोग्राम। अब प्रोग्राम है मतलब 100% हर ट्रैफिक सिग्नल के कंट्रोलर में माइक्रो प्रोसेसर होगा, बराबर है कि नहीं? क्या लगता है आपको, हर ट्रैफिक लाइट में कोर i9 है? रात को ही चोरी हो जाएगा। समथिंग एज बेसिक एज 8085 कैन डू द जॉब। हम ये सब्जेक्ट में खुद ये प्रोग्राम करते हैं, 1.5 पेज का प्रोग्राम है ट्रैफिक लाइट कंट्रोल। 8085, 8255 लगा के पोर्ट्स पे लाइट्स कनेक्ट करो, मस्त प्रोग्राम लिखो। अगर उसको सिमुलेटर में इंप्लीमेंट किया, यू कैन शो द होल ट्रैफिक सिग्नल सिमुलेशन एनीवे।
तो ये प्रोग्राम करने के लिए कोई पेंटियम नहीं लगेगा, 8085 आराम से कर सकते हैं। और दुनिया में ऐसे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, मतलब मिलियंस ऑफ दीज डिवाइसेस आज भी यूज हो रहे हैं। हाँ, आप कभी वो ट्रैफिक सिग्नल का अंदर का सर्किट पढ़ो, उसमें प्रोसेसर का नाम 8085 नहीं है तो फोन मत करना। बात समझो, इंटेल ने ये प्रोसेसर्स बनाना छोड़ दिया है फॉर मास प्रोडक्शन। इंटेल आगे बढ़ गया, उसका फोकस है ये हायर प्रोसेसर्स बनाने में। इनका लाइसेंसेस उसने हजारों कंपनीज को दे दिए, छोटे छोटे कंपनीज को। अब हर कंपनी, अगर आपकी कंपनी है, आप इसका लाइसेंस खरीद के बनाओगे तो आप वही नाम तो यूज नहीं करोगे, आप अपना ब्रांडिंग यूज करोगे, तो उसका नाम अलग होगा, मगर उसको अंदर से अगर आप पढ़ो तो पता चलेगा वही ग्रेड के हैं जो 8085, 8086, 8051 है, 8 बिट 16 बिट प्रोसेसर्स। एनीवे ये बातें आपको समझ में आएगी धीरे धीरे ना। तो वो एक एग्जांपल हुआ। आप रेलवे स्टेशन जाते हो, रेलवे स्टेशन पे डिस्प्ले होता है, इंडिकेटर बताता है कौन सा ट्रेन कौन से टाइम में आ रहा है, वो भी प्रोग्रामिंग है। उसके लिए कोई पेंटियम या कोर i7 नहीं चाहिए, बेसिक प्रोसेसर्स, बेसिक कंट्रोलर्स ये सब काम करते हैं। ऐसे में पूरा दिन एग्जांपल्स दे सकता हूं। ये रिमोट कंट्रोल, क्या कीमत है इसकी? फ्री मिलते हैं, एसी खरीदो ये फ्री मिलते हैं, बराबर है कि नहीं? अगर खराब हो गया मार्केट में 200 रुपए का मिलते हैं। अब 200 रुपए का रिमोट कंट्रोल के अंदर कोई कोर i7 नहीं होगा, अंदर जो होंगे वो ये बेसिक प्रोसेसर्स ही होंगे। आर यू क्लियर? तो ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना कि हमको कुछ आउटडेटेड चीज पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ा रहे हैं वो आज भी यूज हो रही है, एक अलग अवतार में, मगर यूज तो हो रही है और आप भी यूज करोगे जब आप इंजीनियर बनोगे और प्रोजेक्ट्स और सिस्टम्स बनाओगे। तो हमारी शुरुआत होगी 8085 से। जो मैंने बोला ये वीडियो तो कॉमन वीडियो है सबके लिए, मगर ये जो कोर्स हम बना रहे हैं वो 8085 का बना रहे हैं। अब 8085 होता क्या है? क्या 8085 फुल कंप्यूटर है? नहीं, माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर में होता किधर है? मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड अगर आपका डेस्कटॉप है तो जो बड़ा सीपीयू बॉक्स है उसके अंदर होता है। अगर आपका लैपटॉप है तो कीबोर्ड के नीचे जो सर्किट होता है अंदर, वो सर्किट मदरबोर्ड है, उसके अंदर होता है माइक्रो प्रोसेसर। उसका साइज करीब करीब हमारे पाम जितना होता है। मोस्ट माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर एक फैन या हीट सिंक सर्किट होता है। लैपटॉप होगा तो साइड में फैन होगा, डेस्कटॉप होगा तो बिल्कुल उसके ऊपर होता है, बेसिकली उसका हीटिंग कंट्रोल करने के लिए। सबके लिए फैन नहीं होते, मेनली माइक्रो प्रोसेसर के लिए होते हैं। क्यों? वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि सारा काम म्यूपी करते हैं। आप कंप्यूटर में से म्यूपी को निकाल दो, माइक्रो प्रोसेसर को हम म्यूपी बोलते हैं। ये म्यू है और ये पी, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? तो अभी से मैं उसको म्यूपी बोलूंगा। म्यूपी निकाल दो, कंप्यूटर इज अ पीस ऑफ जंक, फिर वो किलो के भाव बिकेगा। सारा काम उसमें जो कंप्यूटर में है। आप मेरे को ये बताओ, कंप्यूटर की, फोन की हर एक्टिविटी एक प्रोग्राम है। बोलो ट्रू या फॉल्स, है या नहीं? बराबर। आप मूवी देख रहे हो वो भी एक प्रोग्राम है, आप गाना सुन रहे हो वो भी प्रोग्राम है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये तो एप्स है, ऐप मतलब प्रोग्राम है कि नहीं? मतलब हर चीज जो हम करते हैं, अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी बैकग्राउंड में एक प्रोग्राम चल रहा है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हर एक्टिविटी एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर लगता है, मतलब हर एक्टिविटी आखिर हमारा म्यूपी करता है। बाकी की चीजें जो है वो म्यूपी को सपोर्ट करती है, मगर एक्टिविटी सारा का सारा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है। इज दैट क्लियर? चलो, तो कंप्यूटर में फिर होता क्या क्या है? कंप्यूटर में एक सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं आईओ सेक्शन। आईओ का मतलब है इनपुट एंड आउटपुट। इसमें कौन से डिवाइसेस आते हैं? हमारा कीबोर्ड क्या है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस? बेटा करेक्ट बात बोलना, इनपुट। हाँ, आपको ऐसे लगेगा ये तो बहुत बेसिक है, बराबर। मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं, मगर धीरे धीरे ध्यान देते रहना। यही 1 घंटे के वीडियो में धीरे धीरे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स आना चालू होंगे। 1 घंटे का बनेगा, 1.5 घंटे का, मेरे को पता नहीं, वो जितने भी टाइम का बनेगा। मेरा पॉइंट है आपको हर चीज पढ़ाना जो मेरे को पढ़ाना है, जो मेरे मन में है। टाइम कितना लगे इज नॉट माई कंसर्न, ठीक है? तो कीबोर्ड किस टाइप का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। माउस इनपुट डिवाइस। क्या ये यूजफुल है? यस। क्या इनमें हमारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं? नहीं। अगर आपको 2 नंबर ऐड करने हैं तो कीबोर्ड ऐड नहीं कर रहे हैं, कीबोर्ड लग रहा है वो नंबर्स देने के लिए, माउस लग रहा है सिलेक्शन स्क्रीन पे करने के लिए, इनपुट्स देने के लिए, मगर ना तो कीबोर्ड ऐड कर रहे हैं ना तो माउस ऐड कर रहे हैं। तो इनका काम क्या है? सिंपल, सिर्फ इनपुट देना, उससे इनका रोल खत्म हो जाता है। आर यू क्लियर? सिमिलरली जो हमारा स्क्रीन है या जो हमारा प्रिंटर है वो है आउटपुट डिवाइसेस। वो भी हमारा प्रोग्राम नहीं कर रहे, हमारे 2 नंबर प्रिंटर थोड़ी ऐड करते हैं, मॉनिटर थोड़ी ऐड करते हैं, मगर उनका काम है रिजल्ट डिस्प्ले करना। बात समझ में? तो इनको बोलते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसमें भी है, ये सारे बटन्स इनपुट है, ये जो डिस्प्ले है ये आउटपुट है, ये जो ट्रांसमीटर है ये आउटपुट है जो सिग्नल भेजते हैं, उधर जो रिसीवर है वो इनपुट डिवाइस है, वो प्रोसेसर को अंदर सिग्नल बताता है, तब प्रोसेसर उसके हिसाब से एसी को कंट्रोल करता है। आर यू क्लियर ना?
तो ये थे हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनका काम है इनपुट्स देना, आउटपुट प्रोड्यूस करना, एक्शन इधर नहीं होता। ये दूसरा बहुत बड़ा कंपोनेंट है कंप्यूटर का, बहुत काम का। यहां पे सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, इसको बोलते हैं मेमोरी। हमारे कंप्यूटर में, हमारे फोन में, ये रिमोट में भी मेमोरी होती है। मेमोरी क्या करती है? स्टोर। समझे? प्रोसेस नहीं करते हैं, क्या करते हैं? स्टोर। अगर हमारे मेमोरी में एक मूवी स्टोर है, आपकी सबसे फेवरेट मूवी स्टोर है, आप जितना भी चाहो मेमोरी और मूवी को चेंज नहीं करेगा, बराबर है कि नहीं? गाना चेंज नहीं करेगा, उस पर कुछ काम नहीं कर सकते। मेमोरी का काम खाली एक ही है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। मेमोरी में हम क्या स्टोर करते हैं? गाने स्टोर करते हैं, बराबर। और बोलो बोलो बोलो। मूवी स्टोर करते हैं, इमेजेस स्टोर करते हैं, इनको बोलते हैं डेटा। सुनने में आ रहा है? गाना डेटा है, इमेजेस, फोटोज डेटा है। आर यू क्लियर? और क्या स्टोर करते हैं? प्रोग्राम्स। गाना अपने आप प्ले नहीं होएगा, उसको प्ले करने के लिए एक प्रोग्राम लगता है। इमेज अपने आप नहीं दिखेगा, उसको स्क्रीन पे दिखाने के लिए, वीडियो को चलाने के लिए प्रोग्राम लगता है। प्रोग्राम भी मेमोरी में स्टोर है, डेटा भी मेमोरी में स्टोर है। बात समझ में आया? अब आप मेरे को बताओ, आपके फोन में व्हाट्सएप है? यस। व्हाट्सएप क्या है? बोलो करेक्टली। प्रोग्राम। और व्हाट्सएप में जो हम मैसेजेस टाइप करते हैं वो क्या है? डेटा। बात समझ में आया कि नहीं? कैमरा ऐप जो है वो क्या है? प्रोग्राम, जो फोटोज लेते हैं। और जो फोटोज हम स्टोर करते हैं वो है डेटा। वीडियोस डेटा है, वीडियो प्लेयर प्रोग्राम है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सुना होगा, है कि नहीं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे कंप्यूटर में जो है वो क्या है? हाँ, प्रोग्राम। शाबाश। और उससे जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वो क्या है? डेटा। वर्ड भी हमारे कंप्यूटर में स्टोर है, डॉक्यूमेंट्स भी हमारे कंप्यूटर में स्टोर है। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, हर चीज जो हमारे मेमोरी में स्टोर है वो या तो प्रोग्राम है या तो डेटा है। बच्चों को ये बात क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए, प्रोग्राम क्या होता है, डेटा क्या होता है। इंस्टाग्राम क्या है? प्रोग्राम। इंस्टाग्राम में जो फीड आता है, जो फोटोज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, वो क्या है? डेटा। यूट्यूब प्रोग्राम। और ये जो यूट्यूब का वीडियो आप देख रहे हो वो वीडियो डेटा है। बात समझ में आया? चल शाबाश। अब ये प्रोग्राम्स एंड डेटा मेमोरी में क्या होते हैं? स्टोर। तो मेमोरी भी प्रोसेस नहीं करते, आईओ भी प्रोसेस नहीं करते। सारा प्रोसेसिंग, जो प्रोग्राम्स रन करना है, जो डेटा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है, सारा प्रोसेसिंग म्यूपी करता है। म्यूपी के अंदर होता है ALU, सुना होगा नाम, नहीं तो अभी पहली बार सुना। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। वापस बोलो, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके अंदर होते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। म्यूपी के अंदर का दिमाग, जहां पे सारे ऑपरेशंस होते हैं, वो म्यूपी के अंदर होते हैं। म्यूपी मेमोरी से प्रोग्राम्स लेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब ये बात को हम एक लेवल डीप जाके समझ रहे हैं। मैंने बोला ना, शुरुआत में बेसिक से करूंगा, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स आने लगेंगे, ध्यान देना। चलो एक प्रोग्राम करते हैं। कौन सा प्रोग्राम? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक प्रोग्राम है जो मेमोरी में स्टोर्ड है, बराबर। प्रोग्राम मतलब नथिंग एल्स बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बोलो करेक्ट है कि नहीं? आपने कोई ना कोई लैंग्वेज में तो प्रोग्राम देखा होगा, C++, पाइथन, कोई लैंग्वेज में तो प्रोग्रामिंग की होगी या देखा होगा, की भी नहीं हो तो देखा तो होगा। प्रोग्राम होता है इंस्ट्रक्शंस का सेट, करेक्ट। तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हमारा प्रोग्राम है, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, जो भी हो, ये प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर है। जब आप व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो या यूट्यूब पे क्लिक करते हो, वो प्रोग्राम रन होना चाहिए। म्यूपी वो प्रोग्राम को रन करेगा। कैसे? एक एक इंस्ट्रक्शन को पहले अंदर लेगा। ये लेने को बोलते हैं फेच। हर इंस्ट्रक्शन पहले पहले क्या होता है? फेच। किधर से फेच होता है? मेमोरी। बच्चों, आप एक बहुत बड़े जर्नी की शुरुआत ये वीडियो से कर रहे हो। हर वर्ड को ध्यान से सुनो। इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ मेमोरी से ही फेच हो सकते हैं, कभी भी इंस्ट्रक्शन आईओ से फेच नहीं होगा। बोलो ये बात समझ में आई? ये बात का सब्जेक्ट में आगे जाके बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। जो बच्चों को ये बात क्लियर नहीं है, आगे जाके तकलीफ होगी। हम प्रोग्राम टाइप करते हैं कीबोर्ड में, बराबर, मगर वो कीबोर्ड में स्टोर नहीं होता है। जैसे हम टाइप करते जाते हैं, प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होता है। जब वो प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो म्यूपी हर इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से ही फेच करेगा। इंस्ट्रक्शन फेच हैपेंस ओनली थ्रू द मेमोरी। ये बात क्लियर है? याद रखना। चलो, ये इंस्ट्रक्शन फेच कर दिया। अब म्यूपी क्या करेगा?
उसको एग्जीक्यूट करेगा, वो इंस्ट्रक्शन का काम करेगा, बराबर नहीं, ये दोनों के बीच में कुछ होगा। फेचिंग और एग्जीक्यूशन के बीच में एक प्रोसेस होता है जो बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, आपको समझ में आना चाहिए। फेच करने के बाद म्यूपी इंस्ट्रक्शन को डीकोड करेगा। बोलो एक बार, डीकोड। डीकोड का मतलब क्या है? समझना। यस, म्यूपी इंस्ट्रक्शन को समझेगा। अब ये क्यों करना पड़ता है? म्यूपी बहुत सारी चीजें कर सकता है, ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो जब म्यूपी कोई इंस्ट्रक्शन को लाएगा, अभी तो खाली लाया है, अब उसको देखना तो पड़ेगा ना कि आखिर ये क्या है, उसको समझना पड़ेगा करना क्या है इसमें, फिर जाके करेगा। म्यूपी के पास ALU है, ALU ऐड भी कर सकता है, सबट्रैक्ट भी कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है। तो वो क्या करना चाहिए? आज मंडे, आज खाली ऐड होएगा, ऐसा नहीं। ALU वो करेगा जो इंस्ट्रक्शन बोलेगा, उसके लिए इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद क्या करना पड़ता है? डीकोड। इसको हम जरा थोड़ा डीपली समझेंगे, पे अटेंशन। अब थोड़े कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, ध्यान दो। इंस्ट्रक्शंस हम कौन से लैंग्वेज में लिखते हैं? या तो हम इंस्ट्रक्शंस को ऐसे लिखते हैं, पढ़ो इसको, A = B + C। ये है कौन सा लैंग्वेज? इंग्लिश मत बोलना बेटा। A = B + C, ये है हायर लेवल लैंग्वेज। वापस बोलो, हायर लेवल लैंग्वेज, यानी कि C, C++, जावा, VB, पाइथन, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। इनको हायर लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ये आसान होते हैं समझने में, क्योंकि इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है। कोई बच्चा भी इसको, स्कूल के बच्चे भी इसको देख के बोल देंगे इसका मतलब है B और C ऐड हो रहा है और उसका टोटल A में आ रहा है, बराबर है कि नहीं? तो क्योंकि ये लैंग्वेजेस आसान होते हैं समझने में, लोगों को ये लैंग्वेज सीखने में बहुत आसानी होती है, जल्दी सीख लेते हैं। इसके लिए सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस होते हैं C, C++, जावा, VB, ओरेकल, जो मैंने नाम बोले, ऐसे एटसेट्रा। उससे नीचे एक लैंग्वेज आता है कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज, जो इंजीनियर्स का है, आपका, मेरा। जो लैंग्वेज हम यूज करेंगे हमारे इस सब्जेक्ट में, सारा का सारा प्रोग्रामिंग जो ये सब्जेक्ट में होगा वो असेंबली लेवल लैंग्वेज में होगा। वो ऐसे दिखता है, ऐड B, C। ये भी फेयरली सिंपल है समझना, वी आर एडिंग B एंड C, बराबर। उससे नीचे एक लैंग्वेज होता है जिसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, लोअर लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड, अलग अलग नाम है उसके, मतलब एक ही है, जो ऐसे दिखते हैं 0 1 1 0 1 0 1 1, ऐसा एक बाइनरी पैटर्न। मेमोरी में सारे इंस्ट्रक्शंस बाइनरी में स्टोर होते हैं। बात सुना? हर चीज जो मेमोरी में स्टोर होती है वो खाली बाइनरी में होती है, भले हमारा फोटो हो, हमारा वीडियो हो, व्हाट्सएप का प्रोग्राम हो, यूट्यूब का ऐप हो, जो भी हो, मेमोरी के अंदर सब जीरोस एंड वंस में ही स्टोर होते हैं। बात क्लियर है? तो बच्चे बोलते हैं सर हमने थोड़ी जीरोस एंड वंस एंटर किया, बराबर, हम नहीं करते हैं। हम या तो प्रोग्राम को लिखेंगे हायर लेवल लैंग्वेज में जो दूसरे सब्जेक्ट्स में करते हैं, या तो हम लिखेंगे असेंबली लैंग्वेज में जो हमारे सब्जेक्ट में करते हैं। अब जब हमने एक बार प्रोग्राम लिख लिया, फिर उसको हम कंपाइल करते हैं। बहुत बच्चे कंपाइलिंग करते हैं मगर मालूम ही नहीं होता उनको इसका मतलब क्या होता है। इंटरव्यू में मैंने देखा है, जॉब इंटरव्यू चल रहा है, सब एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर दिया, टेक्निकल टेस्ट क्लियर कर दिया, ग्रुप डिस्कशन मस्त कर दिया, अभी इंटरव्यू में बैठे फेल हो जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन में जवाब नहीं दे पाते। वाई डू यू कंपाइल अ प्रोग्राम? प्रोग्राम कंपाइल करने का पर्पस क्या होता है? बच्चा बोलता है टू चेक फॉर एरर्स। व्हाट नॉनसेंस! क्या ये सीखा 4 साल इंजीनियरिंग में? कंपाइलिंग हम एरर चेक करने के लिए करते हैं? कंपाइलिंग करते क्यों है? टू कन्वर्ट द प्रोग्राम फ्रॉम हायर लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। बात समझ में आया? कंपाइलेशन शब्द का मतलब है प्रोग्राम को इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। वो कौन करता है? ना आप ना मैं, कंपाइलर। कंपाइलर खुद एक प्रोग्राम है, हर चीज एक प्रोग्राम है। कंप्यूटर में जो भी चीज होती है प्रोग्राम से ही होती है। तो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है कंपाइलर। कंपाइलर को हम अपना प्रोग्राम देते हैं। आपने देखा होगा जब आप सी प्रोग्राम बनाते हो एक्सक्यूज मी, जब सी प्रोग्राम बनाते हो उसको पहले सेव करते हो, उसका एक फाइल नेम देते हो .c, बराबर है कि नहीं? .c मतलब इस वक्त वो सी लैंग्वेज में, हायर लेवल लैंग्वेज में। फिर ऐसे ही रन नहीं करते हैं, उसको पहले कंपाइल करते हैं। जब कंपाइल करते हैं तो ध्यान देना वही फोल्डर में एक और फाइल क्रिएट हो जाती है .bin या .obj, डिपेंडिंग ऑन कौन सा लैंग्वेज का कंपाइलर आप यूज कर रहे हो।
वो कंपाइलर ने वही फाइल को बना दिया मशीन लैंग्वेज। अब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मतलब जो प्रोग्राम म्यूपी इंस्ट्रक्शंस फेच करने जा रहा है मेमोरी से, जो प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर्ड है जिसको हम रन करने वाले हैं, वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। बोलो बात समझ में आया? सिमिलरली असेंबली लैंग्वेज, जब आप 8085, 8086, 8051 इसके प्रोग्राम्स करोगे, कॉलेज में लैब वर्क में प्रोग्राम्स करेंगे, तो उसका भी एक फाइल बनाएंगे, उसको सेव करेंगे एज .asm। .asm मतलब टेलिंग द प्रोसेसर, ये इस वक्त असेंबली लैंग्वेज में। फिर जैसे हमने सी प्रोग्राम को कंपाइलर को दिया था, ये प्रोग्राम्स हम असेंबलर को देते हैं, जो कन्वर्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, बिल्कुल वापस एक बाइनरी ओबीजे फाइल बना के देगा जिसको म्यूपी एग्जीक्यूट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपने भले प्रोग्राम कोई भी लैंग्वेज में टाइप किया हो, जब प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर है वो बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होगा। बोलो ये बात समझ में आई? आप और मैं नहीं एंटर करते, अपने आप वो हो जाता है बाय कंपाइलर एंड बाय असेंबलर। इज दिस क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो म्यूपी ने जब इंस्ट्रक्शन को क्या किया, फेच, म्यूपी को क्या मिला? ये मिला नहीं, ये मिला नहीं, म्यूपी को ये मिला। ये जो बाइनरी पैटर्न है इस इंस्ट्रक्शन का, उसको बोलते हैं ऑप कोड। ये शब्द पे ध्यान देना, बहुत यूज होने वाला है, कम से कम 100 बार ये सब शब्द हमारे सब्जेक्ट में आएगा। ऑप कोड मतलब ऑपरेशन कोड, मतलब द बाइनरी कोड ऑफ द ऑपरेशन, जो ऑपरेशन करने जा रहे हो उसका बाइनरी कोड। तो ऐड का एक ऑप कोड होगा, बराबर, सबट्रैक्ट का भी ऑप कोड होगा, बराबर है कि नहीं, मल्टीप्लाई का भी होगा। क्या सबका ऑप कोड सेम होगा? नहीं, जैसे इंग्लिश में ही अलग दिखते हैं, बाइनरी में भी अलग दिखेंगे। मतलब क्या समझ में आया? हर इंस्ट्रक्शन का अपना खुद का एक यूनिक ऑप कोड होगा। मतलब जब म्यूपी ने इंस्ट्रक्शन को फेच किया है, उसको ऐड नहीं मिला है, उसको एक ऑप कोड मिला है, एक बाइनरी पैटर्न मिला है। बात समझ में आई कि नहीं? अब ये बाइनरी पैटर्न को म्यूपी क्या करेगा? समझेगा, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। ये डिकोडिंग कैसे होता है, मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, पे अटेंशन, बहुत सिंपल बेसिक लेवल पे सिखा रहा हूं। कॉन्सेप्ट वही है, जब हायर लेवल पे जाता है तो ये बस बड़ा हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट वही है। सपोज एक छोटा सा म्यूपी है, बहुत बेसिक प्रोसेसर, जिसमें खाली 4 इंस्ट्रक्शन है, बस खाली 4 इंस्ट्रक्शन, ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। मेरे को बोलो, अगर खाली 4 इंस्ट्रक्शन है, उसका मतलब है खाली 4 ऑप कोड लगेंगे। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? हर इंस्ट्रक्शन का अपना ऑप कोड होता है, अगर 4 इंस्ट्रक्शन है तो 4 ऑप कोड होंगे। बोलो बात समझ में आया? अगर 4 ऑप कोड है मतलब 2 बिट का ऑप कोड काफी है। ऑप कोड जो बाइनरी में बनेगा खाली 2 बिट, बिट समझते हो ना बेटा? बिट मतलब ये जो खाली 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, उसको बोलते हैं बिट। बाइनरी डिजिट, बाइनरी का एक डिजिट को बोलते हैं बिट। वो बिट वर्ड बना है फ्रॉम बाइनरी डिजिट, ठीक है? तो 2 बिट का ऑप कोड काफी हो गया ये प्रोसेसर के लिए, क्योंकि उसमें खाली 4 इंस्ट्रक्शन है, बराबर है कि नहीं? 0 0 मतलब ऐड, 0 1 मतलब सबट्रैक्ट, 1 0 मतलब मल्टीप्लाई, 1 1 मतलब डिवाइड। बोलो ये बात समझ में आया? अब ये है मेरा प्रोग्राम जो मेमोरी में स्टोर्ड है, ठीक है? प्रोग्राम मेमोरी में कौन सी भाषा में स्टोर होता है? बाइनरी में। हम नहीं लिखते बाइनरी, मगर मेमोरी में बाइनरी में स्टोर होता है, याद है कि नहीं? तो ये है मेरा प्रोग्राम 0 0, ध्यान से देखना, 0 0 0 0 1 1। अब इसके हिसाब से पढ़ के जोर से मेरे को बोलो मेरा प्रोग्राम क्या क्या कर रहा है। इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश में बोलो। ऐड, शाबाश, ऐड, ऐड, डिवाइड, शाबाश। ये जो आपने अभी किया इसको बोलते हैं डिकोडिंग। अब समझना है डिकोडिंग क्या होता है। जो आपने किया वही म्यूपी को भी करना है। म्यूपी देखेगा 0 0 है, ओ 0 0 है मतलब ऐड करना है, 0 0 है मतलब ऐड करना है, 1 1 मतलब डिवाइड करना है। बात समझ में आया कि नहीं? पहले म्यूपी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, ये मेमोरी से म्यूपी इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा? फेच, फेच करके म्यूपी के अंदर इंस्ट्रक्शन आया, ये इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड आया। बात समझ में आई? अब उसको क्या करेगा? डिकोड, फिर जाके एग्जीक्यूट करेगा। ये एएलयू है। एएलयू ऐड भी कर सकता है, सबट्रैक्ट भी कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है, मगर वो क्या करेगा वो इंस्ट्रक्शन बताएगा। तो इंस्ट्रक्शन को म्यूपी डिकोडर में डालेगा। 2:4 डिकोडर, इसका मतलब क्या है? इसमें 2 इनपुट है, 4 आउटपुट है। क्यों 4 क्यों है? क्योंकि 2 इनपुट में
चार अलग अलग किस्म के इंफॉर्मेशन आ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? या तो 0 0 आएगा, या तो 0 1, या तो 1 0, या तो 1 1। 0 0 आएगा तो ये एक्टिवेट होएगा, 0 1 आएगा तो ये एक्टिवेट होएगा, 1 0 पे ये एक्टिवेट होएगा, 1 1 पे ये एक्टिवेट होएगा। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, ये इधर डिकोड हुआ, 0 0 था तो ये ऐड को ट्रिगर करेगा, इधर जाके ये एग्जीक्यूट होएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अगला भी ऐसे ही, फेच डिकोड ट्रिगर ऐड, फेच डिकोड ट्रिगर ऐड। आखिरी वाला खुद बोलो, खुद बोलो, खुद बोलो। फेच, शाबाश। डिकोड अब 1 1 है तो ये ट्रिगर देगा, तो जाके डिवाइड करेगा। इसका मतलब होता है फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये जो पूरा प्रोसेस है, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। एक बार दोबारा बोलो, इंस्ट्रक्शन साइकिल, क्योंकि ये साइकिल की तरह चलता है, 1 बाय 1, 1 बाय 1, 1 बाय 1, ऐसे एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? यस। तो इससे आपको दो बातें दिमाग में बहुत क्लियरली बिठानी है। पहला, क्या प्रोग्राम म्यूपी में स्टोर होता है या मेमोरी में? मेमोरी में। म्यूपी का काम प्रोग्राम को स्टोर करना नहीं है। म्यूपी एक टाइम पे पूरा प्रोग्राम देखता है या एक इंस्ट्रक्शन देखते हैं? एक इंस्ट्रक्शन। ऐसे नहीं है म्यूपी पूरा प्रोग्राम को देख के बोलते हैं पहले क्या करूं, पेपर थोड़ी अटेम्प्ट कर रहे हैं। म्यूपी प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन करता है। जब वो एक इंस्ट्रक्शन कर रहा है, म्यूपी को ये मालूम भी नहीं अगला इंस्ट्रक्शन में क्या होने वाला है। वो म्यूपी को कब पता चलेगा? जब अगले इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, फेच करके क्या करेगा, डिकोड। जब अगला इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा तब जाके म्यूपी को पता चलेगा उसमें क्या होने वाला है। आर यू क्लियर? तो ऐसे 1 बाय 1, 1 बाय 1 पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब जब मैं ये बात बच्चों को बोलता हूं 1 बाय 1 होते हैं, बच्चे मानते ही नहीं है, बोलते नहीं सर, हम इधर व्हाट्सएप करके दिखाते हैं। व्हाट्सएप पे टैप किया, खुल गया व्हाट्सएप, यूट्यूब पे क्लिक किया, सीधा खुल गया यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड सो ऑन। तो बच्चे बोलते हैं अरे सर ये तो पूरा एक साथ खुल गया, आप बोल रहे हो 1 बाय 1 होता है। नहीं, एक साथ नहीं हुआ, 1 बाय 1 ही होता है, बट बहुत फास्ट होते हैं। आज के प्रोसेसर्स गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं। सुना होगा, कोई भी कंप्यूटर का ऐड देख लो, 2.2, 2.4, 3.2, 3.4, 3.6, 4 गीगाहर्ट्ज। इसका मतलब क्या है? चलो 3 गीगाहर्ट्ज एवरेज स्पीड लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हर्ट्ज का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने ऑपरेशंस एक सेकंड में हो सकते हैं, बराबर। 3 तो 3 है। गीगा क्या होता है? बिलियन। गिनती आती है ना, इंटरनेशनल गिनती, इंडियन वाली नहीं, लाख करोड़ वाली नहीं, इंटरनेशनल। यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, ये इंटरनेशनल गिनती है। फिर 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, मतलब ये थाउजेंड्स पे चेंज होते हैं। ठीक है? तो उस गिनती के हिसाब से किलो, मेगा, गीगा और टेरा बने हुए हैं। ये कंप्यूटर्स की फील्ड इंडिया में नहीं बनी है। वेरी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। हमने बहुत कुछ बनाया, बट कंप्यूटर्स हमने बनाए नहीं है, मगर हम रूल कर रहे हैं ये इंडस्ट्री को। पूरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दुनिया का अभी इंडिया चला रहा है। क्रिकेट भी ऐसा ही है, हमने बनाया नहीं था बट हम रूल कर रहे हैं। एनीवे, ऐसे ही बहुत चीजें करेंगे। आप ही इंजीनियर्स हो जो आगे लेके जाओगे। एनीवे, सो किलो क्या होता है? किलो मतलब 1000 सिंपल लैंग्वेज में, वैसे 10⁻³ होता है, सिंपल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, 1000। मेगा मतलब मिलियन, 1000 मतलब मिलियन, 10 लाख अपनी भाषा में। गीगा मतलब 1000 मिलियन, जिसको बोलते हैं बिलियन। और टेरा मतलब ट्रिलियन। एक बार दोबारा बोल के बताओ प्लीज। किलो 1000, मेगा मिलियन, गीगा बिलियन, टेरा ट्रिलियन। तो 3 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? 3 बिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। बात समझ में? दिमाग खुल जाता है ये सुन के जब ये बात समझ में आती है। एक प्रोसेसर, आज का प्रोसेसर एक सेकंड में, एक सेकंड होता कितना है? इतना टाइम। इतने टाइम में आज का प्रोसेसर 3 बिलियन ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसलिए हमको ये गलत फीलिंग आती है कि ये प्रोग्राम एक साथ खुला है। एक साथ नहीं खुला है, 1 बाय 1 ही खुला है, मगर बहुत फास्ट स्पीड पे खुलता है। इसका सिंपल प्रूफ मैं आपको बताता हूं। कोई बड़ा 3D गेम खोल के देखो, कॉल ऑफ ड्यूटी है, पता नहीं क्या क्या खेलते हो। मैं आई वॉज हैप्पी विथ मारियो, आई एम स्टिल हैप्पी। नीड फॉर स्पीड एट द मोस्ट, यस देयर इज लव। बट ये आज के कल के गेम ना तो मैंने खेले ना इंटरेस्ट है। लूडो कभी कभी, यस। सो कोई बड़ा 3D गेम खोल के देखो, वो एक सेकंड में नहीं खुलते। उसको 4-5 सेकंड, 10 सेकंड, डिपेंडिंग कौन सा फोन यूज कर रहे हो उसके हिसाब से उतना टाइम में खुलते। दैट इज द प्रूफ।
अगर एक साथ खुलना होता तो छोटा गेम और बड़े गेम में फर्क क्यों होता, फिर तो सब साथ में ही खुलते थे। वो जितना बड़ा गेम है उतना टाइम ले रहे खुलने को, उसका यही मतलब है कि वो एक एक करके खुलते हैं। इट्स जस्ट दैट बहुत फास्ट खुलते हैं, तो बड़े गेम को कम ज्यादा सेकंड्स लगते हैं, छोटे छोटे ऐप्स फटाफट खुल जाते हैं, बट इट्स स्टिल वन बाय वन। आर यू क्लियर? बहुत कॉमन सेंस यूज करना है जब ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। एक ब्यूटीफुल चीज है ये सब्जेक्ट के बारे में, मैं आपको फूरियर, लैपलास, मेट्राइसिस, ट्रिपल इंटीग्रेशन वो सब नहीं पढ़ा रहा हूं जहां पे अजीबोगरीब इमेजिनेशन लगता है ये समझने को कि आखिर हो क्या रहा है। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं जो हम डेली यूज करते हैं। हर चीज जो मैं पढ़ाऊंगा उसका मैं आपको सीधा आपके फोन पे और आपके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे सीधा सीधा उसका इंप्लीकेशन बताऊंगा, ये करने की वजह से ये हो रहा है, एंड सो ऑन। नाउ तो वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट होते हैं। बोलो ये बात समझ में आया? अब और बहुत मस्त मस्त कॉन्सेप्ट्स मेरे को इधर ही वापस आके सिखाने हैं बसेस के बारे में, पर उसके पहले दो फाउंडेशन क्लियर होने चाहिए। ये 21 साल के पढ़ाने के एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूं। बच्चे बड़ी बड़ी चीजें सीखने जाते हैं मगर छोटी चीजें क्लियर नहीं करते, फिर हर आंसर में तकलीफ होती है। उसके बदले ये अगले 5 और 5 10 मिनट की मेहनत कर लो, बहुत चीजें बाद में सिंप्लीफाई हो जाएंगी, ठीक है। पहला चीज नंबर सिस्टम्स, फुल फोकस। तो ये है कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम्स का। बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एटसेट्रा एटसेट्रा, सुने होंगे ना नंबर सिस्टम्स। इसमें से सबसे ज्यादा हमको काम आने वाले जो हमारे सब्जेक्ट में है वो है हेक्साडेसिमल। हर नंबर आज से सब्जेक्ट खत्म होने तक, हर नंबर जो मैं लिखने वाला हूं बोर्ड पे या आप लिखने वाले हो अपने आंसर में या प्रोग्राम्स में टाइप करोगे, सब हेक्साडेसिमल होंगे। ये सब्जेक्ट कंप्यूटर्स अंदर से हेक्साडेसिमल में काम करते हैं। इज दैट क्लियर? बचपन से हमको कौन सा नंबर सिस्टम सिखा रहे हैं? डेसिमल। पूरी दुनिया डेसिमल में काम करती है, बराबर है कि नहीं? अब ये वीडियो में नंबर ऑफ व्यूज, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, हमारे सब्जेक्ट के फीस, क्रिकेट मैच का स्कोर, मोबाइल नंबर, सब तो डेसिमल सिस्टम में, पूरी दुनिया डेसिमल में काम करती है, मगर कंप्यूटर्स हेक्साडेसिमल में काम करते हैं। ऐसा क्यों? पूछा टीचर से, जब टीचर ने आपको सिखाया हेक्साडेसिमल नंबर्स, खड़े होकर क्लास में पूछा टीचर से, सर क्यों सिखा रहे हो, मैडम क्यों सिखा रहे हो? नहीं पूछा। किसकी गलती है? क्यूरियोसिटी हम में भी तो, जिज्ञासा हम में भी तो होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी हर चीज टीचर के भरोसे छोड़ना है, हमको खुद सवाल पूछने हैं। टीचरों को मालूम होते, इसके लिए ऐसे ही कोई टीचर नहीं बन जाते। टीचरों को मालूम होना चाहिए और होते भी है मोस्ट केसेस में एटलीस्ट, मगर स्टूडेंट्स को भी तो क्वेश्चन पूछना चाहिए, हेक्साडेसिमल नंबर्स क्यों बनाए? अभी आपको 5 मिनट के अंदर क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर लाइफ लॉन्ग ये बात पे डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, तो जो प्राचीन नंबर सिस्टम था, डेसिमल सिस्टम, जो इससे बना 10 डिजिट्स इधर से बना डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अब इसमें तकलीफ क्या है? अगर हम डेसिमल सिस्टम यूज करें नो प्रॉब्लम, अंदर जाके तो सब कुछ बाइनरी बनना है, ये बात तो हमने एस्टैब्लिश कर दी है। हर चीज मेमोरी में बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होती है। तो डेसिमल जब बाइनरी बनता है तो एक डिजिट के लिए, इसको एक डिजिट बोलते हैं, एक डिजिट के लिए हमको 4 बिट लगेंगे। 0 होगा, 0 0 0 0। मेरे को बताओ 4 बिट क्यों लगेंगे? अजीत बराबर से जूम करना, सॉरी फॉर दैट। 4 बिट क्यों लगेंगे? क्योंकि हमको चाहिए 10 कॉम्बिनेशन, बराबर है कि नहीं? 0 to 9 10 वैल्यू हमको बनाने, तो 2 बिट से तो खाली 4 वैल्यू बनेंगे। जैसे इधर मैंने बनाया 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब 0 1 2 3 पे खत्म हो जाएगा। अगर 3 बिट यूज करेंगे तो 8 वैल्यू बनेंगे, 0 to 7, जो उसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। मगर हम डेसिमल यूज कर रहे हैं तो हमको 10 तक 9 तक जाना है, 10 वैल्यूज बनाने, तो फिर हमको 4 बिट लगेंगे कि नहीं? बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? बस अगर बहुत समझदार हो, ऑलरेडी आपको समझ में आ जाना चाहिए हेक्साडेसिमल क्यों बनाया। जब हम 4 बिट यूज करते हैं 9 बन जाता है 1 0 0 1। हमने यूज किए हैं 4 बिट, मगर हमने 4 बिट्स को उनके फुल कैपेसिटी से यूज नहीं किया है, जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं ना, वसूल नहीं किया है। 4 बिट में 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बराबर है कि नहीं? 0 0 0 0 0 0 0 1 करते करते 1 1 1 1,
16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मगर क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो बाकी के 6 कॉम्बिनेशन है उनका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। 1010 कोई डेसिमल डिजिट बन ही नहीं सकता है। 1 डिजिट डेसिमल नंबर में इसका कोई मायने नहीं है, इसका कोई मायने नहीं है, अप टू ये इसका कोई मायने नहीं है। मतलब जब हालांकि हम 4 बिट यूज कर रहे हैं, मगर हम उसको पूरी तरह से वसूल नहीं कर रहे हैं। आर यू क्लियर? अब यही अगर हम एक नया नंबर सिस्टम बना दें जिसमें 10 नहीं 16 कॉम्बिनेशन हो, 0 से लेकर 9, उसके बाद A B C D E F 6 और, मतलब 16 कॉम्बिनेशन हो, तो वो बराबर से 4 बिट्स को फुल्ली यूज कर पाएगा। तब जाके हमारे पास सब बिट्स का रिप्रेजेंटेशन आएगा। इससे बना हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अगर मैं डेसिमल यूज करूं तो भी एक डिजिट के लिए मैं 4 बिट यूज कर रहा हूं, हेक्साडेसिमल यूज करूं तो भी 4 बिट यूज कर रहा हूं, मगर 4 बिट्स में मैं 16 वैल्यू बना रहा हूं। इसमें नंबर बड़े बन के निकलेंगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? मतलब वी विल बी एबल टू स्टोर मोर इंफॉर्मेशन इन लेस स्पेस। हम उतनी जगह में ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाएंगे अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर यूज करें। तो अब समझ में आया कंप्यूटर हेक्साडेसिमल क्यों यूज करते हैं। इसके बाद ये डाउट वापस नहीं आना चाहिए। हम इसके बाद कोई भी नंबर लिखेंगे हमारे सब्जेक्ट में, वो हेक्साडेसिमल होगा। इज दैट क्लियर? ऑन पेपर, मतलब मेरे बोर्ड पे, बुक में आपको जो पीडीएफ्स मिल रहे हैं हर लेक्चर के साथ, उसमें जो प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, उसमें जो आप एग्जाम में लिखोगे, हर जगह पे हम लिखेंगे हेक्साडेसिमल, और कंप्यूटर के अंदर जाते ही वो बन जाएगा बाइनरी। हर डिजिट के 4 बिट्स बनेंगे। तो आपको ये कन्वर्जन बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि हर आंसर में हम लिखते क्या है और उससे होता क्या है ये क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो एक उपाय है, हम 0 से F सबका बाइनरी फॉर्म बैठ के याद करें, जो नहीं करना है। जब मैं लेक्चर शुरू करता हूं क्लास में, यही लेक्चर लेता हूं मैं जब क्लासरूम बैठ के पढ़ाता हूं, तब 3 घंटे का लेक्चर होता है, उसमें बहुत चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं जो मैं इधर अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, बिकॉज द फॉर्मेट ऑफ अ वीडियो इज वेरी डिफरेंट, अटेंशन स्पैन ऑफ द स्टूडेंट एटसेट्रा। मगर ये बात मैं क्लियरली बच्चों को बोलता हूं। पूरे 300 पेज का ये जो सब्जेक्ट है, उसमें एक लाइन नहीं आपसे बाय हार्ट करवाऊंगा। हर चीज समझने की है, ये भी हमको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये बनते कैसे हैं। थोड़ी बैठ के इसको हम रटेंगे। 8 4 2 1 इससे बाइनरी बनते हैं, और ये भी कोई नई चीज नहीं है, ये पावर्स ऑफ 2 है। जैसे डेसिमल सिस्टम 524 कैसे बनता है? यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, मतलब 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2, 10 raised to 2 is 100, 100 into 5 is 500, plus 20 plus 4 524। तो जैसे ये बेस 10 वाला डेसिमल सिस्टम है, उसमें ये 10 raised to 0 होता है, ये 10 raised to 1 होता है, ये 10 raised to 2 होता है, वैसे ही ये बाइनरी है 8421। अब 8421 का फंडा क्या है? आप 4 बिट लो, आपको चाहिए 7 का बाइनरी फॉर्म। मेरे को बताओ 7 क्या है? 4 plus 2 plus 1, मतलब मेरे को 4 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, 8 नहीं चाहिए। ये हो गया 7। इतना आसान है, थोड़ी ना रटना है। अब बोलो मेरे को चाहिए 9, शाबाश शाबाश, 9 is 8 plus 1, 8 चाहिए, 1 चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए। आर यू क्लियर? मेरे को चाहिए 0, 0 में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मतलब सब 0 होने चाहिए। मेरे को चाहिए F यानी कि 15 मतलब 8 plus 4 plus 2 plus 1, मतलब सब 1 होने चाहिए। बोलो बात समझ में है? अब एकदम तेजी से पूछ रहा हूं, तेजी से जवाब देना। बोलो व्हाट इज 3? शाबाश बच्चों, बोलो 3 शाबाश। 0 0 1 1 व्हाट इज 5? बोलो चिल्ला के बोलो 5 0 1 0 1 शाबाश। अब बोलो व्हाट इज 35? अरे नर्वस हो गए? क्या हुआ? इतना मस्त आंसर किया 3, इतना मस्त आंसर किया 5, अभी बोलो 35 क्या है? 35 इज 0 0 1 1 वही 3, 0 1 0 1 वही 5, ये है 3, ये है 5, ये पूरा नंबर है 35। क्या ऐसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में? क्या हेक्स टू बाइनरी ऐसे कन्वर्ट होता है? यस, ऐसे ही होता है। जब मैं बच्चों को बोलता हूं 35, बच्चे मन में वो डिवाइड बाय 2 वाला मेथड यूज करते हैं। पता है ना, वो डिवाइड बाय 2 वाला एक मेथड होता है, वो मेथड यूज नहीं करना है। वो कब यूज करते हैं? जब आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हो, जो हमारे पूरे सब्जेक्ट में कभी नहीं होगा। मैंने 10 बार ये बात बोली है, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, हर नंबर जो हम लिखेंगे वो हेक्साडेसिमल होगा, और हेक्स टू बाइनरी ऐसे ही कन्वर्ट होता है। हर डिजिट के बिट्स लिखते हैं, मगर ये याद रखना हर डिजिट के लिए 4 बिट आने चाहिए, क्योंकि ये हमने एस्टैब्लिश किया है 1 डिजिट से 4 बिट्स, तभी तो ये 16 वाला कॉम्बिनेशन बन के आया है। आर यू क्लियर? तो अगर मैं बोलता हूं 41H को बाइनरी में कन्वर्ट करो, 41 ये हो गया 4,
अब बच्चा बोलता है ये 1 है, नहीं नहीं ये 41 नहीं है, ये 41 है। बोलो बात समझ में आया? अब बोलो 72, कम ऑन फटाफट फटाफट, मैं H बार बार नहीं लिखूंगा, हर नंबर हेक्साडेसिमल में क्लियर है बात। 72 0 1 1 1 0 0 1 0, ये 7 है ये 2 है। बोलो FF 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ध्यान दो 0 0 35 41 72 FF, ये सबको 8 बिट्स लगे लिखने में, बराबर है कि नहीं? 2 डिजिट के नंबर है तो 8 बिट्स लगेंगे लिखने में। इनको बोलते हैं 8 बिट नंबर्स। इज दिस क्लियर? हमारे पूरे सब्जेक्ट में हर आंसर में 8 बिट और 16 बिट नंबर्स आते रहेंगे। हर चीज में हम लिखते हैं ये 8 बिट रजिस्टर है, ये 16 बिट रजिस्टर है। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू 16 बिट नंबर्स, राइट अ प्रोग्राम टू गेट एन 8 बिट नंबर एंड फाइंड इट्स वैल्यू, एटसेट्रा एटसेट्रा। बच्चे प्रोग्राम समझने के बदले इसमें कंफ्यूज होते हैं, पूरा सेमेस्टर बीत जाता है, यही नहीं समझ में आता उनको 8 बिट नंबर क्या होता है और 16 बिट नंबर क्या होता है। फिर बोलते हैं म्यूपी टफ है। म्यूपी टफ नहीं है, पहले फाउंडेशन तो बनाओ, पहले नींव तो बनाओ सब्जेक्ट को पढ़ने की। नई बढ़िया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पहले उसको इक्विप तो करो अपने आप को कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ पाए। क्लियरली मेरे को बोलो 8 बिट नंबर क्या होता है, उसका मतलब समझ में आया? तो चलो मेरे को रेंज बताओ एकदम कॉन्फिडेंटली, 8 बिट नंबर का रेंज क्या होता है? 8 बिट नंबर की सबसे शुरुआती वैल्यू क्या होती है? शुरू किधर से होता है? 0 0 से। शाबाश, क्लियरली बोलना ये कितने बिट्स है? बोलो जोर से, ये कितने बिट्स है? 2 बिट है? नहीं बेटा, गलत जवाब दिया, ये 8 बिट है। ये दिखने में 2 डिजिट लग रहे हैं क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में लिखे हुए, मगर जब ये कंप्यूटर के अंदर जाएंगे ये 8 बिट्स बन जाएंगे। बोलो बात समझ में आया? ये 2 0 नहीं है, ये 8 0 है। हम लिखते हेक्साडेसिमल में मगर हम उसको बोलते हैं एज एन 8 बिट नंबर। हम बात बाइनरी की कर रहे हैं। तो 8 बिट नंबर शुरू होता है 0 0 से और खत्म होता है FF पर, इसको बोलते हैं 8 बिट नंबर। बोलो बात समझ में आया? वैसे ही 16 बिट नंबर, शाबाश, अभी एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना, कोई गलत जवाब नहीं। 16 बिट नंबर किधर से शुरू होता है? 0 0 0 0 से और खत्म होता है FF पे। 8 बिट नंबर को बोलते हैं बाइट, 16 बिट नंबर को बोलते हैं वर्ड। आर यू क्लियर? बोलो ये बातें समझ में आई? यस। अब मैं वो कंफ्यूजन दूर करूंगा जो हर बच्चे के मन में होता है, मगर आपके मन में आज के बाद से कभी नहीं आएगा। मैं इधर बहुत सारे नंबर्स लिखने वाला हूं, आपको चिल्ला के मुझे बताना है ये 8 बिट नंबर है या 16 बिट नंबर है। डन? मिस्टेक मत करना, बी ट्रू टू योरसेल्फ, मिस्टेक मत करना। 25 कितने बिट का नंबर है? 8 बिट। 62 8 बिट। 1 2 3 4 16 बिट। समझ में आया ना 8 बिट नंबर क्या होता है? 16 बिट नंबर। 4000 16 बिट। 51FC ये भी नंबर है, याद रखना, हेक्साडेसिमल नंबर है, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। 51FC कितने बिट का नंबर है? 16 बिट का। 6000 16 बिट का। 5721 16 बिट का। 21 8 बिट का। FF 8 बिट का नंबर है। अब क्लियरली ये बात समझ में आ गई। इसके बाद पूरे सब्जेक्ट में प्रॉमिस मी ये कंफ्यूजन वापस नहीं आएगा। आपको ये समझ में आ गया 8 बिट नंबर क्या होता है और 16 बिट नंबर क्या होता है और अंदर से बाइनरी में कैसे दिखते हैं। बस मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए 5721 इसका बाइनरी फॉर्म बोलो। 5721 एकदम कॉन्फिडेंटली। 5 0 1 0 1 7 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1। ये है 5721। जब हम लिखते हैं 5721 है और अंदर से ऐसे बनते हैं। इज दिस क्लियर? गुड। बस जैसे ये था वैसे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, बट बहुत काम का है। कितने काम का है? ये है मेरा बुक। इसे पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं, सामने पड़ा था, कोई भी बुक होता, ये तो में से मेरा ही है। आई एम द ऑथर ऑफ दिस बुक माइक्रो प्रोसेसर्स। इसे मैं हर सेमेस्टर लिखता हूं पब्लिकेशंस के लिए। 300 पेज का बुक है, बहुत सारे आंसर्स है। हर आंसर में ये बात काम की है जो मैं सिखाने जा रहा हूं। हर आंसर में कोई ना कोई पावर ऑफ 2 आता है। आर यू क्लियर? तो इंस्टेड ऑफ बीइंग कंफ्यूज, हर आंसर में कंफ्यूज होने के बदले एक बार जैसे इधर मेहनत की थी, 5-10 मिनट की मेहनत कर लो और समझ जाओ ये पावर्स ऑफ 2 कैसे कैलकुलेट होते हैं। क्योंकि ये एक आंसर में नहीं, 2 आंसर में नहीं, हर आंसर में काम आने वाले हैं। ठीक है? ये ही वो फाउंडेशन है जो मुझे बनाना है। आपके ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपको सब्जेक्ट फिर आसान लगेगा। चलो, सारे पावर्स ऑफ 2 जो काम किए मैंने बोर्ड पे लिखे हुए। 2 raised to 0 1, 2 raised to 1 2,
2 raised to 2 4, 2 raised to 3 8, 2 raised to 4 16, 2 raised to 5 32, 2 raised to 6 64. ध्यान देते रहो बेटा. 2 raised to 7 128, 2 raised to 8 256, 2 raised to 9 512, 2 raised to 10 1024. 1024 को कंप्यूटर भाषा में 1K बोलते हैं. जैसे 60 मिनट को हम 1 घंटा बोलते हैं, वैसे कंप्यूटर की भाषा में 1024 को 1K बोलते हैं. 1 किलो, जैसे मैंने बोला किलो इज 1000, इट्स नॉट एग्जैक्टली 1000, इट्स 1024. ठीक है. अब अगर आपको ये आता है तो आप कोई भी पावर ऑफ 2 कैलकुलेट कर सकते हो. पहले तो ये सब तो देख लिया ना, ये सब तो समझ में आ गया. 2 raised to 5 32, 2 raised to 6 64, 2 raised to 3 8, बराबर ना. ये तो समझ में आ गया ना, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है. अब कोई बोलता है 2 raised to 11 क्या होता है. 2 raised to 11 यानी कि 2 raised to 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to 10 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1K यानी कि 2K. बोलो, बात समझ में आया. 2 raised to 12, 2 raised to 2 multiplied by 2 raised to 10, 4 multiplied by 1K, 4K. Are you clear? 2 raised to 16, थोड़ा बड़ा वाला ले रहा हूं, प्लीज लाज रखना, जवाब दो. 2 raised to 16, come on. 2 raised to 16, 2 raised to 6 multiplied by 2 raised to 10, 64 multiplied by 1K, 64K. Are you clear? 2 raised to 19, 2 raised to 9 multiplied by 2 raised to 10, 512K. Are you clear? 2 raised to 20, 2 raised to 10 multiplied by 2 raised to 10, किलो इंटू किलो क्या हो जाता है. मेगा. 1000 इंटू 1000 बोला था ना, 1000 मतलब मिलियन. मेगा. Is that clear? So 2 raised to 20 बन जाता है मेगा. तो अब बोलो what is, come on 2 raised to 23. 2 raised to 23 is 2 raised to 3 multiplied by 2 raised to 20, that is 8 मेगा. कोई बोले मेरे पास 8 मेगापिक्सल कैमरा है, उसको बोलना मेरे पास 2 raised to 23 पिक्सल कैमरा है. बोलो किसका बड़ा है. सेम है. उसको अगर इंजीनियरिंग समझ में आती है तो उसको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है. 2 raised to 23 is 8 मेगा. Are you clear? 2 raised to 24 16 mega and so on. 2 raised to 30 is 1 giga. 2 raised to 32, 2 raised to 2 into 2 raised to 30, अभी सीधा बोल दो 4 गीगा. कोई बोलते हैं मेरे पास 4 GB रैम है, 4 GB पेन ड्राइव है. 4 GB का हमारे सब्जेक्ट में कैलकुलेशन होता है 2 raised to 32. Are you clear? 2 raised to 40 is 1 टेरा लिखा हुआ है. 1 टेरा. तो कोई बोलते हैं मेरा हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट का है, उसका मतलब है उसको हमारे सच में जब हम उसको कैलकुलेशन में लेते हैं वो 2 raised to 40 होता है. इज दैट क्लियर? ये पावर्स ऑफ 2 जगह जगह पे हर आंसर में काम आने वाले हैं. इसको एक बार क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए. बेसिक सार उसका ये है, जिसको ये आता है उसके बाद तो सिंपल अलजेब्रा से सारे पावर्स बन जाते हैं. बस ये आना चाहिए और ये बड़े वाले नंबर्स मालूम होने चाहिए. 2 raised to 20 मतलब मेगा, 30 मतलब गीगा, 40 मतलब टेरा. ठीक है, अब ये सीख लिया. वी गो बैक टू दैट डायग्राम और बस कुछ बसेस के बारे में सीखना है एंड दैट्स योर फाउंडेशन. ओके, आई जस्ट मूव द कैमरा देयर. ओके, सो ये डायग्राम पे वापस आ जाओ. मेरे को एक मिनट में बताओ सबका काम क्या है. आईओ सेक्शन का काम क्या है? इनपुट देना, आउटपुट प्रोड्यूस करना, बराबर. मेमोरी का काम क्या है? स्टोर करना. मेमोरी में जो भी चीज स्टोर होती है, प्रोग्राम्स हो या डेटा हो, सब आखिर जीरोस और वंस में स्टोर होते हैं. जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको कंपाइलर और असेंबलर जीरोस एंड वन बनाते हैं. जो डेटा होते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा डेटा है उसके हिसाब से जीरोस एंड वंस बनते हैं. अगर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, हर कैरेक्टर का एस का वैल्यू होता है. एस का वैल्यू एक नंबर होता है जो जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट होता है. अगर हम मल्टीमीडिया का डेटा लें, जैसे फोटो लेते हैं, लंबा एक्सप्लेनेशन है, बस उसको उसका सार बता रहा हूं. एक कैमरा है, कैमरा से हमने बड़ी प्यारी फोटो ली. आप अपना सेल्फी लो, देख रहे हो मस्त स्क्रीन पे अपनी पसंदीदा दुनिया की सबसे फेवरेट शक्ल आपको सामने अपनी खुद की दिख रही है. मगर वो ऐसे स्टोर नहीं होती है. जो स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर वो जीरोस एंड वंस होता है. तो ये शक्ल में जीरोस एंड वंस कहां से आ गए? बहुत इंटरेस्टिंग है. कभी फुर्सत में उसके ऊपर एक बड़ा डिटेल वीडियो बनाऊंगा. अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसका. जब हम फोटो लेते हैं, स्क्रीन डिवाइड होता है रोज एंड कॉलम्स में, उससे छोटे छोटे इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनते हैं, उसको बोलते हैं पिक्सेल. पिक्सेल मतलब पिक्चर एलिमेंट, उसको ज्वाइन करके बनाया पिक्सेल.
तो एक स्क्रीन में मिलियंस ऑफ पिक्सेल्स होते हैं। 8 मेगापिक्सल कैमरा का मतलब क्या हुआ? 8 मिलियन पिक्सल। तो स्क्रीन 8 मिलियन पिक्सेल्स में डिवाइड हो गया। जब हम कैप्चर दबाते हैं, हर पिक्सल का उस वक्त जो कलर होता है वो कैप्चर हो जाता है। सो तो जो फाइल बनती है उसमें हमारी शक्ल नहीं है, उसमें हर पिक्सल का कलर स्टोर होता है। अब कलर कैसे स्टोर होता है? नाम से लाइट पिंक, नेवी ब्लू, बेबी पिंक ऐसे स्टोर होते हैं? नहीं, हर कलर का नंबर होता है। तो अब फाइल पे ध्यान दो, जो हमारी शक्ल है वो एक्चुअली स्टोर्ड है एज अ सीरीज ऑफ नंबर्स, और नंबर्स तो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी शक्ल बन गई बाइनरी फाइल। आई यू क्लियर? ऐसे ही वीडियोस भी होते हैं, ऐसे ही सॉन्ग्स भी होते हैं। सॉन्ग्स कैसे होते हैं? जो हमारा माइक होता है, अभी हम अपनी आवाज, जो ये मेरी अभी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, वो कैसे हो रही है? जब मैं बात करता हूं, मैं साउंड प्रोड्यूस करता हूं। ये माइक्रोफोन वो साउंड का बनाता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस। वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस प्रोसेसर के अंदर जाते हैं, पहले उसमें जाते हैं ए टू डी कन्वर्टर में। ए टू डी कन्वर्टर वो पल्सेस का डेटा बनाता है, वो डेटा प्रोसेसर लेके मेमोरी में स्टोर करता है एज एन MP3 फाइल। ये मेरी आवाज का एक फाइल बन गया। ये सब चीजें मैं पढ़ाता हूं, पूरा सब्जेक्ट एक लेक्चर में हम नहीं पढ़ सकते। ये बहुत एडवांस चीज है, ए टू डी कन्वर्जन वाले वीडियो में ये चीज समझ में आएगी। ठीक है? एनीवे, तो गाना हो, फोटो हो, वीडियो हो, वर्ड डॉक्यूमेंट हो, जो भी हो, आखिर मेमोरी में सब जीरोस एंड वंस में स्टोर होते हैं। मेमोरी का काम एक ही है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। म्यूपी, इसका काम है इंस्ट्रक्शंस को फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट करना और उस हिसाब से प्रोग्राम रन करना। आर यू क्लियर? अब जो चीज पे मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूं वो ये है, ये और ये, इनको बोलते हैं बसेस। एक बार जरा इसको क्लियरली बना दो। ये है बसेस, ठीक है? ये है मेमोरी। अब बस क्या होता है? ये है बस, सेट ऑफ लाइंस, फेवरेट कलर्स। चलो, दिस इज अ बस। अ बस इज नथिंग एल्स बट अ सेट ऑफ लाइंस। ये एक लाइन है, या दूसरी लाइन है, तीसरी, 3 लाइन है, ऐसे लाइंस को जोड़ दो, उसको बोलते हैं बस। ठीक है? बस से हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन पास करते हैं। पहले तो क्या हमें इंफॉर्मेशन पास करना है? यस, ऑफ कोर्स। हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से हम फेच करते हैं, तो उड़ के थोड़ी आएगा, उसको कुछ मीडियम लगेगा ना। हम गाना सुन रहे हैं, गाना किधर स्टोर है? बोलो बच्चों। आप एक कोई ईयरफोन लगा के कोई बंदा गाना सुन रहा है, उसके लिए तो लेमैन है, उसके लिए मस्त एक्सपीरियंस है ऑफ लिसनिंग टू अ सॉन्ग। इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इमीडिएटली क्या समझ में आता है? गाना मेमोरी में स्टोर्ड है, उसको प्रोसेस म्यूपी करेगा और सुनाई देगा हमको स्पीकर से। मतलब जो एक्सपीरियंस है गाना सुनने का, उसमें मिलियंस ऑफ बाइट्स मेमोरी से म्यूपी में आएंगे, प्रोसेस होंगे और फिर आयो में जाएंगे। ऐसे हम गाना सुनते हैं। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? गुड। ये जो अभी वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है उल्टे तरीके से हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, वो म्यूपी के पास आ रहा है, उसको प्रोसेस करके डेटा बना के फाइल बना के स्टोर कर रहे हैं। मतलब इंफॉर्मेशन पूरे सिस्टम में सारे टाइम ट्रैवल होते हैं। ट्रैवल होने के लिए उसको मीडियम लगेगा, तो बसेस से होते हैं। अब बस इज अ सेट ऑफ लाइंस। आप एक लाइन समझ जाओ तो आपको बस समझ में आ जाएगी। अब ये लाइन में मेरे को क्या भेजना है? गाना भेजना है, पिक्चर भेजना है, कुछ भी भेजना है, गाना, पिक्चर हो, जो भी हो, आखिर तो जीरोस एंड वंस है कि नहीं बेटा? ये जब हम अपना फोन का जो चार्जिंग केबल है, उसी को अगर हम कंप्यूटर पे कनेक्ट करें, तो उससे हम फोन्स में एप्स भी लोड कर सकते हैं, इमेजेस भी स्टोर कर सकते हैं, मूवीज भी स्टोर कर सकते हैं। मतलब वो वायर को ये बात से कोई लेना देना नहीं है कि इसमें गाना जा रहा है या मूवी जा रहा है, क्योंकि वो गाना या मूवी के हिसाब से जा ही नहीं रहा है, वो तो जीरोस एंड वंस जा रहा है। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? तो अगर हमको सीखना है कि गाना कैसे ट्रांसफर होता है, हमको खाली ये सीखना है कि एक बिट कैसे ट्रांसफर होता है। जब आपको एक बिट समझ में आ गया, उसी को मिलियंस ऑफ टाइम्स करो, गाना ट्रांसफर हो गया। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? अब एक बिट कैसे ट्रांसफर होता है? बोलो, एक बिट पे को ट्रांसफर करना है, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? या तो ये लाइन को आप VCC पे कनेक्ट करो, या तो इसको ग्राउंड पे कनेक्ट करो। अगर ये लाइन को मैंने VCC पे कनेक्ट किया तो इधर से जाएगा लॉजिक 1, समझ में आया कि नहीं? इसको कनेक्ट किया ग्राउंड पे तो इधर से जाएगा लॉजिक 0। तो ऐसे इसको मैं रैपिडली अगर VCC और ग्राउंड के बीच में चेंज करते जाऊं, इधर से मेरे जाते जाएंगे लॉजिक 1s एंड 0s। ऐसे गाने, मूवीज ट्रांसफर्स होते हैं। आर यू क्लियर? बच्चे बोलते हैं, सर एक गाना तो मेगाबाइट्स का होता है, मूवी गीगाबाइट्स का होता है, मतलब बिलियंस ऑफ बाइट्स। मूवी ट्रांसफर करने में बैरली 1 मिनट लगता है, गाना ट्रांसफर करने में तो 1-2 सेकंड लगते हैं। 1 सेकंड में गाना ट्रांसफर हो जाता है। मतलब मिलियंस ऑफ टाइम्स ये कनेक्शन VCC और ग्राउंड के बीच में स्विच होएगा 1 सेकंड के अंदर बराबर। तो वो करने के लिए ये कोई मैकेनिकल स्विच नहीं हो सकते, ये कोई फिजिकल स्विच नहीं हो सकते,
ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच होएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या होता है? ट्रांजिस्टर। इसीलिए आपने बीजेटी एफईटी पढ़े थे। बस तकलीफ ये है कि हमको मस्त मस्त चीजें पढ़ाते हैं, खाली बोलते नहीं है कि इसका यूज क्या है। कोई आपको बता देता था ट्रांजिस्टर किधर काम आता है, फिर पढ़ने में बहुत मजा आता था कि तब समझ में आता है इतने जो हम मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, इसका नतीजा क्या निकलता है। ट्रांजिस्टर्स हर कनेक्शन के एंड में, हर बस कनेक्शन के एंड में यूज है, और भी बहुत जगह पे यूज होते हैं। मैं ये एग्जाम्पल बता रहा हूं। ट्रांजिस्टर में 3 कनेक्शन होते हैं, उसको बायसिंग करके कभी भी वीसीसी और ग्राउंड के बीच में स्विच कर सकते हैं, और वो स्विचिंग टाइम माइक्रो सेकेंड्स में होता है, विच मींस वो 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ टाइम स्विच कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स के थ्रू जो डेटा आ रहा है उसके हिसाब से कनेक्शन वीसीसी ग्राउंड के बीच में स्विच होता है, और उसके वजह से डेटा ट्रांसफर होता है। अगली बार कोई पेन ड्राइव को कनेक्ट करोगे कंप्यूटर में और गाना ट्रांसफर करोगे, मैंने बोलना मेरे को कुछ तो अभी आइडिया आया है कि इसमें हो क्या रहा है, नहीं तो क्या फायदा है। डिग्री मिल गई, इंजीनियरिंग समझ में नहीं आया, फिर फायदा क्या है ऐसे इंजीनियर बनने का। पहले जॉब इंटरव्यू में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा बच्चे को आता तो कुछ नहीं है, बस डिग्री है हाथ में। तो ऐसे नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। अच्छी तरह से पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, फिर तो बढ़िया इंजीनियर बनोगे, आगे लेके जाओगे सबको। चलो, सो अ बस इज अ सेट ऑफ लाइंस। अब एक लाइन में हम 1 बिट ट्रांसफर कर सकते हैं, 1 बिट, या तो 0 या 1, क्योंकि एक टाइम पे एक लाइन या तो वीसीसी पे कनेक्ट होएगा या तो ग्राउंड पे कनेक्ट होएगा, बराबर है कि नहीं। तो अगर मेरे को एक टाइम पे 4 बिट्स ट्रांसफर करने हैं तो मेरे को 4 लाइन लगेंगे, तो इसको बोलते हैं 4 बिट बस। आज के बाद मैं कोई बस बनाऊं और उसके ऊपर ऐसे लाइन मार के 8 लिखूं, समझ जाना इसको बोलते हैं 8 बिट बस, मतलब इसमें 8 वायर्स है। ऐसे बहुत बनेंगे हमारे सब्जेक्ट में, बहुत सर्किट है, 15-20 सर्किट है। हर सर्किट में कोई 8 बिट बस होएगा, कोई 4 बिट बस होएगा, कोई 16 बिट बस होएगा। समझ में आना चाहिए उसका मतलब क्या है। 8 बिट बस मतलब 8 लाइंस है, इसमें किसी भी वक्त 8 बिट वैल्यू ट्रांसफर हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब 3 टाइप के बसेस होते हैं। लास्ट डिस्कशन, आई नो बहुत बड़ा वीडियो है, लास्ट डिस्कशन। 3 टाइप के बसेस होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। तीनों को मिला के बनता है सिस्टम बस। ये जो आपने इधर पहले देखा था और जो इधर बना हुआ है, ये है सिस्टम बस। अब मेरे को समझाना है तो इसके लिए मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये है एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। अगर बड़े तेज बच्चे हो तो ध्यान दिया होगा, डायरेक्शन सबके सेम नहीं है। एड्रेस बाहर जा रहा है, कंट्रोल भी बाहर जा रहा है, डेटा बस बाई डायरेक्शनल है। अब ऑब्वियसली उसका एक मीनिंग है जो अभी समझ में आएगा, ध्यान दो। ये है मेमोरी। अब मेमोरी में हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो बहुत सारी जगहें होंगी जहां पे, जैसे क्लासरूम में बहुत सारे बेंचेस होते हैं, मेमोरी में बहुत सारे लोकेशंस होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लोकेशन। हर लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक एड्रेस होगा। बोलो, एड्रेस डुप्लीकेट होगा या डिस्टिंक्ट होगा? डिस्टिंक्ट होगा, यूनिक होगा। हर एक का अपना यूनिक एड्रेस होगा। जैसे हमारा आधार नंबर है, यूनिक है, एक इंसान का एक आधार नंबर एक ही इंसान का हो सकता है, सेम। तो हर लोकेशन का अपना एक यूनिक एड्रेस है और उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा है। अगर मैं लिखता हूं 4025, इसका मतलब है लोकेशन 4000 में डेटा 25 है। ये डेटा 25 कोई भी फाइल का पार्ट हो सकते हैं, कोई सॉन्ग का पार्ट हो सकते हैं, कोई मूवी का पार्ट हो सकते हैं, कोई एसएमएस का पार्ट हो सकते हैं। एसएमएस में कैरेक्टर्स होते हैं, जो आपको एसएमएस आते हैं, बड़ा बढ़िया ब्यूटीफुल मैसेज होते हैं, वो ऐसे थोड़ी स्टोर होते हैं। हर कैरेक्टर का ASCII वैल्यू होता है, 25 किसी का ASCII वैल्यू होगा। आर यू क्लियर? तो ये कोई भी किस्म का इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर्ड है, हमको इसे चेंज करना है। ये 25 को मेरे को बनाना है 35। पहले बोलो, क्या ये पॉसिबल है? यस। क्या ये हम रोज करते हैं? यस। ये तब होता है जब हम कोई नया चीज फोन में स्टोर करते हैं। जैसे अभी आपने एक फोटो लिया, जैसे ये फोटो स्टोर होएगा, मतलब बहुत लोकेशंस में नया इंफॉर्मेशन स्टोर होएगा। उनमें पहले कुछ भी गार्बेज था, गार्बेज वर्ड है, उसका हिंदी वर्ड कचरा है, कचरा तो नहीं बोलते, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, फालतू वैल्यू, अनवांटेड वैल्यू था, उसके ऊपर नया इंफॉर्मेशन स्टोर होकर आपका इमेज स्टोर हुआ, बराबर। तो जब हम फोटो लेते हैं, क्या पूरा इमेज एक साथ स्टोर होते हैं? नहीं, 1 by 1 होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, बट 1 by 1 होते हैं। तो आप अगर ये समझ जाओ कि एक नंबर कैसे स्टोर होता है, तो आप समझ गए कि पूरा इमेज कैसे स्टोर होता है। बस फिर वही ऑपरेशन है जो मिलियंस ऑफ टाइम्स होएगा। आर यू क्लियर? तो हम सीख रहे हैं एक नंबर मेमोरी में स्टोर कैसे होते हैं। वापस बोल रहा हूं, ये है लोकेशन 4000, उसमें डेटा है 25, मेरे को स्टोर करना है 35। बात क्लियर है? चलो,
पहले पहले तीनों में से कौन सा बस काम आएगा? पहले बोलो ये ऑपरेशन करेगा कौन? मेमोरी करेगा या प्रोसेसर करेगा? प्रोसेसर। मेमोरी कुछ करता नहीं है, करता सब म्यूपी है, ठीक है। तो म्यूपी को स्टोर करना है 35 एट लोकेशन 4000। खुद ही बोलो तीनों में से सबसे पहले कौन सा बस काम आएगा? शाबाश शाबाश, एड्रेस बस। सही जवाब। कोई है बच्चा जो सोच रहा है पहले हम डेटा भेजेंगे? नहीं, ये तो कॉमन सेंस है। पहले डेटा भेज दिया तो वो कोई भी लोकेशन में जाएगा, कोई भी फाइल को खराब कर देगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। पहला बस जो यूज होता है, हमेशा कौन सा बस यूज होता है? एड्रेस बस। अब ये बात को दिमाग में फिट कर देना। जब टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे, बच्चे डरते हैं टाइमिंग डायग्राम से, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आता है वो हंसते हंसते बनाते हैं। हर टाइमिंग डायग्राम में ये बात ट्रू है, कोई भी ऑपरेशन में जो सबसे पहला बस काम आएगा वो है एड्रेस बस। एड्रेस बस में म्यूपी क्या एड्रेस डालेगा? 4000। उसके वजह से ये हजारों लोकेशंस में से ये लोकेशन सिलेक्ट हो गया। अब जो भी ऑपरेशन होने वाला है म्यूपी और लोकेशन 4000 के बीच में ही होगा। आर यू क्लियर? अब आएगा दूसरा बस। शाबाश, कौन सा बस? डेटा बस। डेटा बस में क्या वैल्यू भेजेंगे? 35। क्या ऑपरेशन कंप्लीट हो गया? नहीं। अब तीसरा और आखिरी बस काम आएगा, कौन सा? कंट्रोल बस। एड्रेस बस का काम है लोकेशन आइडेंटिफाई करना, डेटा बस का काम है डेटा भेजना, कंट्रोल बस का काम है ये बताना कि क्या करना है, क्या कर सकते हैं। रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं कोई भी लोकेशन के साथ। ये म्यूपी, मैं म्यूपी हूं, आप मेमोरी हो। मैंने आपको दिया एड्रेस 4000, आपने अंदर से लोकेशन 4000 सिलेक्ट करके मेरे सामने रख दिया। अभी बोला जो करना है करो। म्यूपी ये लोकेशन के साथ क्या कर सकते हैं? खुद का दिमाग लगाओ। या तो हम इसमें से डेटा लेंगे, या तो इसमें डेटा डालेंगे, या तो डेटा रीड करेंगे, या तो डेटा राइट करेंगे, या तो हमको एसएमएस आया जो हम पढ़ेंगे, या तो हम एसएमएस लिख के भेजेंगे। आर यू क्लियर? या तो हमने फोटो लिया यानी कि स्टोर किया, या तो हमने फोटो को देखा। समझ में आया कि नहीं? मेमोरी के साथ होता क्या है? या तो हम उसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे, या तो उसमें इंफॉर्मेशन निकालेंगे। मेमोरी से इंफॉर्मेशन लेने को बोलते हैं रीड। मैंने नहीं भी बोला तो समझ में आता था ना, रीड क्या है राइट क्या है, ये तो खुद ही समझ में आ जाता है। मेमोरी से डेटा को लेने को बोलते हैं रीड, मेमोरी में डेटा भेजने को बोलते हैं राइट। आईओ से डेटा लेने को बोलते हैं रीड, आईओ में डेटा भेजने को बोलते हैं राइट। मतलब जब म्यूपी को डेटा मिलते हैं, मेरा हाथ देखो, जब म्यूपी को डेटा मिलते हैं उसको बोलते हैं रीड। जब म्यूपी डेटा बाहर भेजते हैं उसको बोलते हैं राइट। ये है रीड, ये है राइट। बात समझ में है? रीड राइट, रीड राइट। तो अब क्या होने वाला है? रीड होने वाला है या राइट होने वाला है? राइट। ये मेमोरी नहीं डिसाइड करेगा, म्यूपी डिसाइड करके बोलेगा मेरे को राइट करना है। वो सिग्नल होता है राइट बार। इस वक्त मैं बार पे बार की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आगे आएगा डिपेंडिंग कौन सा प्रोसेसर आप पढ़ रहे हो। बट बेसिकली म्यूपी बोलेगा मेरे को करना है राइट। क्या राइट करना है? 35। कौन से लोकेशन पे? 4000 पे। तब यहां पे 35 राइट होएगा। बोलो, बात समझ में आया? आपने एक चीज नहीं सीखी, आपने सीखा फाइल सेव कैसे होता है। अब यही चीज जब मिलियंस ऑफ टाइम्स करो तो गाना सेव होएगा, बिलियंस ऑफ टाइम्स करो तो मूवी सेव होएगा। आर यू क्लियर? चलो एक और ऑपरेशन करते हैं, फटाफट आंसर करना, भूख लग रही है, जल्दी जल्दी बोलो। अभी ये है लोकेशन 5000, मेरे को भेजना है 77। स्टार्ट करो। पहले कौन सा बस? एड्रेस बस। एड्रेस बस में यूपी डालेगा वैल्यू 5000, ये लोकेशन सिलेक्ट हो गया। अब कौन सा बस? डेटा बस। डेटा बस पे वैल्यू आएगा 77। ऑपरेशन कंप्लीट? नहीं। यूपी बोलेगा मेरे को राइट करना है, तब 77 विल बी रिटन एट लोकेशन 5000। इज दिस क्लियर? लास्ट एग्जांपल ऑफ द डे, थोड़ा अलग है बट आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर। पक्का मेरे को विश्वास है आप आंसर करोगे। ये है लोकेशन 1000, ठीक है। उसके अंदर है डेटा 33। मुझे मालूम नहीं उसमें क्या डेटा है, मैं मालूम करना चाहता हूं, मतलब मैं रीड करना चाहता हूं। अभी तक हमने देखा राइट कैसे होता है, मतलब फोटो जब लेते हैं तो मेमोरी में स्टोर कैसे होता है। अब देख रहे हैं हम फोटो देखते कैसे। जब हम फोटो ओपन करते हैं तो फोटो मेमोरी से रीड होता है। क्या पूरा फोटो एक साथ आता है? नहीं, 1 बाय 1। जितना बड़ा, जितना हैवी इमेज है उतना टाइम होता है लोड होने में। इसका मतलब है 1 बाय 1 आ रहा है, बस खाली बहुत फास्ट आ रहा है। तो 1 बाय 1 में अगर आपको ये समझ में आ गया कि एक डेटा कैसे रीड होता है, आपको समझ में आ गया पूरा फाइल कैसे रीड होता है, फिर वही चीज मिलियन टाइम्स होगी। तो हमको एक रीड समझना है। कम ऑन आंसर करो। लोकेशन 1000 में डेटा 33 है, यूपी को डेटा रीड करना है। स्टार्ट करो, खुद ही बोलना। पहले कौन सा बस काम आएगा? एड्रेस बस। एड्रेस बस पे यूपी डालेगा 1000, ये लोकेशन सिलेक्ट हो गया। अब प्लीज जवाब दो, प्लीज
अब कौन सा बस काम आएगा? करेक्ट, कंट्रोल बस। शाबाश, ये जवाब खुद दिया कि नहीं? अब डेटा बस कैसे आएगा? म्यूपी को थोड़ी मालूम है डेटा क्या है। अगर उसको मालूम होता था डेटा क्या है तो फिर रीड क्यों करता था? मेमोरी बोलता क्यों भेजू मैं, रख लो, तुमको मालूम ही है ना, बराबर ना। म्यूपी को खाली क्या मालूम है? एड्रेस। ये एड्रेस देके म्यूपी बोलते हैं आई वॉन्ट टू रीड। क्या पूरे मेमोरी से डेटा आएगा? नहीं, क्योंकि लोकेशन सिलेक्टेड है। वो लोकेशन से 33 निकल के म्यूपी के पास आएगा थ्रू द डेटा बस। बोलो बात समझ में आया? दैट इज योर रीड ऑपरेशन। इसमें जब डेटा आएगा उसका डायरेक्शन क्या होएगा? टुवर्ड्स द म्यूपी। इसीलिए डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? एड्रेस हमेशा कौन देता है? म्यूपी। ये रटने का नहीं है, कॉमन सेंस है। मेमोरी थोड़ी बोलेगा ये फाइल ओपन करो, बहुत दिन से ये फोटो नहीं देखा है, आज ये फोटो देखो, आज ये ऐप खोलो। अब मेमोरी थोड़ी बोलेगा, हम बोलेंगे ना हमको क्या ओपन करना है, बराबर है कि नहीं? म्यूपी देगा एड्रेस, म्यूपी बताएगा उसको रीड करना है या राइट करना है। और भी कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, बहुत टेक्स्ट बुक्स इंटरप्ट्स को भी कंट्रोल सिग्नल्स में गिनते हैं, बहुत टेक्स्ट बुक्स डीएमए सिग्नल्स को भी कंट्रोल सिग्नल्स में गिनते हैं। वो सिग्नल्स कभी कभी म्यूपी में अंदर आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से सिग्नल्स की बात कर रहे हो। मगर जो प्राइमरी कंट्रोल सिग्नल्स है, रीड राइट, ये हमेशा म्यूपी खुद देगा। म्यूपी बोलेगा उसको रीड करना है या राइट करना है, म्यूपी बोलेगा एड्रेस कौन सा है। तो ये दोनों बाहर जाएंगे। डेटा बस बाई डायरेक्शन है, क्योंकि रीड में डेटा अंदर आएगा, राइट में डेटा बाहर जाएगा। तीनों को मिला के बोलते हैं सिस्टम बस। बोलो सिस्टम बस समझ में आया? बोलो तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट बस कौन सा है? ऑल द थ्री, तीनों इंपॉर्टेंट है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अगर एड्रेस बस नहीं हो तो पता ही नहीं चलेगा कौन से लोकेशन पे काम हो रहा है। डेटा बस नहीं हो तो डेटा ही ट्रांसफर नहीं होगा। कंट्रोल बस नहीं होगा तो हम बोल ही नहीं पाएंगे रीड करना है या राइट करना है। मतलब जो हुआ अपना नसीब, ऐसे तो नहीं होने वाला है। तो तीनों बसेस लगते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम बस। आज के बाद जब बड़े सर्किट्स बनेंगे, मैं बोलूंगा म्यूपी को 8259 के साथ कनेक्ट करो। कोई बच्चा खाली एड्रेस बस कनेक्ट करता है, बोलते सर हो गया। कोई खाली डेटा बस करता है, कोई एड्रेस एंड डेटा करता है, कंट्रोल भूल जाता है। कुछ नहीं हुआ, जब तक तीनों बसेस कनेक्ट नहीं होंगे कोई डिवाइस म्यूपी के साथ काम नहीं करेगा। तीनों बसेस को बोलते हैं सिस्टम बस। हर डिवाइस के साथ पूरा सिस्टम बस कनेक्ट करना पड़ता है। आर यू क्लियर? दैट वाज द इंट्रोडक्शन। आई वांटेड यू टू नो दीज थिंग्स। अब एक बात मैं क्लियर कर रहा हूं, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये सबके लिए है, क्योंकि मैं टीचर हूं, मेरा काम है ज्ञान देना, तो वो मैं दे रहा हूं। मगर ये मेरी हॉबी नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन है। जो पूरा कोर्स होगा 8085 का हिंदी में, वो मेरे वेबसाइट पे होगा। हमने वीडियोस बनाना चालू कर दिए हैं। दिस इज द 4th वीडियो दैट वी आर शूटिंग। जो कोर्स में तो ये फर्स्ट आएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन है। आई वांटेड दिस टू बी परफेक्ट, तो सराउंडिंग लोकेशंस का साउंड वो सब ध्यान में रख के वी शॉट इट लेटर। बट एनीवे पॉइंट ये है कि अभी हमने 8085 का पूरा इंग्लिश वाला कोर्स रेडी है, सारे प्रोसेसर्स का इंग्लिश कोर्स रेडी है। ये बच्चों की इतनी रिक्वेस्ट सुन सुन के मैंने सोचा बस कर ही देते हैं। अभी इतने बच्चे हैं, उनको पढ़ना है, बस ये भाषा की वजह से पीछे रह गए, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये पूरी मेहनत दोबारा कर रहे हैं। 35 वीडियोस पूरा हम बना रहे हैं 8085 सीरीज का। ऑलरेडी जैसे मैंने बोला 4th वीडियो बन चुका है, और भी हम दिन में 2-3 वीडियो शूट कर रहे हैं। कब तक ये पूरा सीरीज खत्म होगा मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट कोशिश हम करेंगे विद इन 15-20 मे बी 25 डेज एट द मोस्ट अ मंथ खत्म हो जाए। कोविड सिचुएशन भी मैटर करता है। अभी बीच में मैंने वीडियो बंद किया था क्योंकि पुलिस वैन घूमी थी। वी आर इन बॉम्बे, कोविड कैपिटल ऑफ इंडिया, प्रैक्टिकली ऑफ द वर्ल्ड नाउ। तो यहाँ पे तो बहुत है सीन ऐसा, तो लॉकडाउन होते रहते हैं, बीच में आके ऑफिस बंद कर देते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो बिकॉज ऑफ दोस अनप्रेडिक्टेबिलिटीज में भी 30 दिन के बदले 35 दिन लगे एट द मोस्ट। बट इफ थिंग्स परमिट, इफ टाइम परमिट्स, मे 15 दिन में भी बन जाए। हमने बनाना चालू कर दिया है। द फीस ऑफ एवरी कोर्स ऑन माई वेबसाइट, हर कोर्स का फीस मेरे वेबसाइट पे 1199 है, ठीक है। हमेशा जब हम कोई भी नया कोर्स चालू करते हैं, शुरुआत में हम उसकी फीस बहुत कम रखते हैं। 8085 कोर्स का फीस इस वक्त 499 है। कोर्स रिलीज हो चुका है। जैसे जैसे वीडियोस और बनते जाएंगे, कॉस्ट इंक्रीज होते जाएगा, उसके हिसाब से फीस भी इंक्रीज होते जाएंगे। और वीडियोस आएंगे, थोड़ा इंक्रीमेंटल पे फीस इंक्रीज होते होते इवेंचुअली जैसे पूरा कोर्स रेडी हो जाएगा, उसका फीस वापस सब कोर्सेज की तरह 1199 हो जाएगा। तो एज अ स्टूडेंट जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना आपको कम कॉस्ट में पड़ेगा। कोर्स तो आपको पूरा मिलेगा, आपने कभी भी ज्वाइन किया, अप टू 6 मंथ्स आपका कोर्स वैलिड है। जितने भी वीडियोस ऐड होंगे आप वो सारे देख सकते हो। आपको क्या क्या मिलते हैं? वीडियोस, हर वीडियो जितनी बार चाहिए देखो, पीडीएफ,
हम सारे पीडीएफ दोबारा अपडेट कर रहे हैं। 8085 के ऑलरेडी बने हुए इंग्लिश में। ऑफ कोर्स पीडीएफ हिंदी में मैं बना सकता हूं, ट्रांसलेटर लगता है, मगर वो गलत है क्योंकि आपको आंसर तो इंग्लिश में लिखने, तो वो कोई काम का नहीं है। इंटरव्यू आपको समझना आपको हिंदी में था, इसलिए मैं पूरा इसको हिंदी में समझाया हूं और सारे वीडियो समझाऊंगा। मगर पीडीएफ को हम अपडेट कर रहे हैं और अच्छे डायग्राम्स और अच्छा थियरी डाल के, प्लस वाइवा क्वेश्चंस के पीडीएफ्स, प्लस एमसीक्यू जो अभी नया पैटर्न है बिकॉज ऑफ द होल कोविड सिचुएशन। बड़े आंसर्स के बदले मोस्ट कॉलेजेस जो एग्जाम्स रखते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स रखते हैं, उसमें एमसीक्यूज होते हैं जो बड़े ट्रिकी हो सकते हैं। बड़े आंसर्स में आप पूरा आंसर पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा याद कर लो, आधा गलत आधा सही भी लिखा तो भी 6 आउट ऑफ 10 तो मिल जाते हैं। एमसीक्यू में तो एक क्वेश्चन है, उसका एक ही करेक्ट आंसर है। तो जब तक क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा उसको नहीं कर सकते, तो उसका भी प्रिपरेशन है। एमसीक्यू बहुत सारे बनाए हुए और भी बना रहे हैं हम। तो ये प्लस इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट, यू हैव एक्सेस टू मी। एक बार आप मेरे स्टूडेंट बन जाते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पे भी आया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। जब भी आपको डाउट हो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मुझे दिन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, एंड ऑफ द डे जब दिन खत्म करता हूं ऑन द वे बैक होम, या तो घर पे जाके एज मच एज पॉसिबल आई रिप्लाई टू मोस्ट ऑफ देम, एज मेनी एज आई ह्यूमनली कैन। वैसे तो सारे हो जाते हैं, खाली एग्जाम टाइम में जब एक साथ 200-300 डाउट आते हैं तब थोड़ा हैवी हो जाते हैं, पर अदरवाइज ऑन नॉर्मल डेज तो कोई इशू ही नहीं है। हाँ, जो स्टूडेंट्स नहीं है अब वो तो ऐसे लाखों डाउट्स आते हैं, बट लाखों स्टूडेंट्स तो उसका रिप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर भी मैं करता हूं, बट जितना हो सके उतना। बट जो सब्सक्राइब स्टूडेंट्स है उनका हाईएस्ट प्रायोरिटी पे जैसे ही हो सकते, जैसे ही मेरे को फ्री टाइम मिलता है, इमीडिएटली मैं रिप्लाई करता हूं। सो यू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू मी। होप टू सी यू देयर। आई होप आपको ये वीडियो पढ़ने में मजा आया, जितना मजा मुझे बनाने में आया, आई होप उतना तो ये चीजें सीखने में आई। आई होप ये नॉलेज आपको बहुत आगे लेके जाए और आप फिर हमको, हमारे कंट्री को और आगे लेके जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल।